फिजिक्स क्लास में आपका स्वागत है, वेलकम है, अभिनंदन है। आज चलेगा ऑप्टिक्स, चलेगा पार्ट एज ऑप्टिक्स का हो गया था और आज पार्ट बी चलेगा फिजिक्स का। तो पढ़ने से पहले कुछ दोस्तों एक चीज़ बोलना चाहेंगे हम। वीडियो को देखिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए वीडियो को। जावेद जी कुछ बोलना चाहेंगे आप इसमें? हम क्या कहेंगे, हम तो ये कहेंगे काफ़ी अच्छा क्लास चल रहा है कॉस्मोस एनसीईआरटी का। इसका एक एक पॉइंट आपके लिए महत्वपूर्ण है और परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। रणवीर सर के मार्गदर्शन में आप लोग पढ़ें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। चलिए, इसी से हम लोगों का जो है वीडियो को प्यार मिलता रहेगा और आपका हमें सपोर्ट भी हमें हिम्मत देता है ताकि मैं इस तरह की वीडियो इसको इनोवेशन करने का। हाँ, धन्यवाद जावेद जी। हम कहना चाहेंगे, इंतजार मत कीजिए सही समय का, इंतजार मत कीजिए सही समय का, कभी नहीं आता सही समय लाना पड़ता है। बिल्कुल मेहनत कीजिए, सही समय आ जाएगा। हारते तुम नहीं हो, हारती तुम्हारी सोच है। हारते तुम नहीं हो, हारती तुम्हारी सोच है। सोच बदलो, भविष्य भी बदलने लगेगा। क्या कहते हैं? तो चलिए आज आगे बढ़ाते हैं ऑप्टिक्स के बारे में। ऑप्टिक्स पार्ट भी है ना? पार्ट भी है, पार्ट ए चल चुका है, अपलोड हो जाएगा। पार्ट ए अपलोड हो चुका है पार्ट ए। पार्ट बी जो पार्ट है भी आज चलेगा। आज आप लोगों को अपलोड हो जाएगा, तो जरूर देखें क्लास। देख लीजिए, ऑप्टिक्स के बारे में कल ही पढ़े थे, आज थोड़ा रिविजन करते हुए आगे बढ़ाएंगे क्लास को। ऑप्टिक्स क्या है? स्टडी ऑफ लाइट, प्रकाश का अध्ययन क्या कहलाती है? ऑप्टिक्स यानी प्रकाशिकी कहलाता है। उसमें भी पढ़े थे, कल भी पढ़े थे, प्रदीप्त वस्तुएं, लुमिनस ऑब्जेक्ट। क्या होता है ये? प्रदीप्त वस्तुएं वह है जिनके पास स्वयं का क्या होता है? अपना प्रकाश होता है। उसको क्या बोले थे? प्रदीप्त वस्तुएं बोले थे। जैसे होता है सन हो गया, सूर्य हो गया, और क्या हो गया, अदर स्टार्स हो गया, दूसरे तारे हो गया, बल्ब हो गया। बल्ब क्या है? अपने आप जो है जलता है। स्विच देते हैं, अपने आप जल जाता है ना। ट्यूबलाइट हो गया, ये सब क्या हो गया? प्रदीप्त वस्तुएं हो गया। इसको कहते हैं लुमिनस ऑब्जेक्ट। अब हो गया नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट और प्रदीप्त वस्तुएं। और प्रदीप्त वस्तुएं वह है जो प्रदीप्त वस्तुओं की सहायता से क्या होता है? प्रकाश को परावर्तित करती है। वो क्या करती है? अप्रदीप्त वस्तुएं। यानी अप्रदीप्त वस्तुएं वह है जो प्रदीप्त वस्तुओं से आने वाले प्रकाश को क्या करती है? परावर्तित कर देती है, यानी रिफ्लेक्ट कर देती है। उसको क्या बोलेंगे? अप्रदीप्त वस्तुएं। जैसे हो गया टेबल हो गया, चेयर हो गया, फैन हो गया, क्लोथ यानी कपड़ा हो गया, मून हो गया, चांद हो गया। चांद पर क्या प्रकाश उस पर जाता है, फिर रिफ्लेक्ट होके आता है, समझे? तो मून सब हो गया, प्लैनेट्स हो गया, प्लैनेट्स में ग्रह हो गया, मार्स ग्रह सब पर है ना, अपन लोग जुपिटर ETC ग्रह सब जो है। इसमें जो है मेन चीज देता है आपको अप्रदीप्त वस्तुएं है। जैसे अब ऑप्शन मिलेगा मून क्या है? अप्रदीप्त वस्तु है, ना कि क्या है? दूसरे के प्रकाश से प्रकाशित होता है। ये दूसरे के प्रकाश प्रकाशित होता है। कौन सी? चांद भी क्या है? अप्रदीप्त वस्तुएं है। प्लैनेट्स यानी ग्रह भी क्या है? अप्रदीप्त वस्तुएं। मार्स, जुपिटर। हाँ, प्रकाश का परावर्तन देख लीजिए, अब हम लोग पढ़े थे ना, आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु को डाले गया विलंब क्या होगा? तीनों एक ही तल में होंगे। ठीक है, देखिए इसमें थोड़ा समझने वाला है। जो बोले आपतित किरण जिसको बोले इंसिडेंट रे, उसको बोला था क्या? स्मॉल आई से। और परावर्तित किरण को क्या? रिफ्लेक्टेड रे, उसको बोला था स्मॉल आर से। एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, परावर्तन कोण। आपतन कोण, एंगल ऑफ इंसिडेंस, आपतन कोण। जो आया उसको आपतन कोण है, जो गया उसको क्या? परावर्तन कोण। आपतन कोण को आई और परावर्तन कोण को क्या? स्मॉल आर। जी होता है कोई चीज जानते हैं? बैलेंसिंग एंगल यानी छूता हुआ कोण। जो क्या कहते हैं? छूता हुआ कोण है, उसको क्या कहेंगे? बैलेंसिंग एंगल, उसको कहते हैं छूता हुआ कोण। और एंगल आई प्लस एंगल जी बराबर 90 डिग्री, समझे? ये जो आपको आपतन क्या कहते हैं? आपतन कोण हो गया ये, और छूता हुआ कोण जो है अगर अविलंब है तो ये 90 डिग्री होगा। बिल्कुल, अविलंब से लेंगे तो 90 डिग्री इधर होगा और 90 डिग्री क्या होगा? उधर होगा। इसीलिए क्या कहते हैं? पूछता है एंगल आई प्लस एंगल जी बराबर कितना? 90 डिग्री। एंगल आई क्या बोले हैं अभी? आपतन को। एंगल ऑफ इंसिडेंस। अब देखिए एंगल आर प्लस एंगल जी भी क्या होगा? 90 डिग्री होगा, क्योंकि इधर 90 डिग्री, उधर भी क्या होगा? 90 डिग्री। क्योंकि हम जानते हैं क्या कहते हैं, सीधी रेखा पर जो है कितना डिग्री कौन बनता है? 180 डिग्री का बनता है, जानते करते हैं। बीच में जब अविलंब डालेंगे तो 90 डिग्री इधर और 90 डिग्री उधर बनेगा। ठीक है, तो एंगल आई बराबर एंगल आर भी पड़ेगा। ठीक है, परावर्तन के नियम क्या है?
आपतित किरण, अभिलंब और परावर्तित किरण तीनों क्या है? आपतन बिंदु एक ही तल में है, यानी एक ही समतल में है। चलिए, आपतन कोण हमेशा परावर्तन कोण क्या होता है? बराबर होता है। जितना आएगा उतना क्या होगा? परावर्तित भी होगा। तो इसलिए बोलते हैं एंगल आई बराबर कौन सी? एंगल आर, यानी आपतन कोण बराबर कौन सी? परावर्तन। परावर्तन के नियम देखिए, एंगल आई बराबर एंगल आर जो है पूछता है किसके लिए वैलिड है? द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन इज वैलिड फॉर, ऑप्शन देखिए, केवल समतल के लिए, केवल उत्तल के लिए यानी उत्तल दर्पण के लिए, केवल अवतल दर्पण के लिए, सभी दर्पण के लिए। क्या होगा? सभी दर्पण के लिए जो है परावर्तन का जो नियम है एंगल आई बराबर एंगल आर, ये सभी दर्पण के लिए क्या है? वैलिड है। यानी आपको ये जो है परावर्तन का नियम जो है एंगल आई बराबर एंगल आर, ये जो है ना आपको समतल दर्पण के लिए भी, उत्तल दर्पण के लिए भी और अवतल दर्पण के लिए भी क्या है? यानी सभी दर्पण के लिए क्या है? मान्य है, यानी क्या है? वैलिड है। यदि अवतल दर्पण का कोण 30 डिग्री है, क्वेश्चन पूछता है, क्वेश्चन है यदि अवतल दर्पण का कोण कितना है? 30 डिग्री है। यदि अवतल दर्पण का आपतन कोण 30 डिग्री का है, यदि अवतल दर्पण का कौन सा कोण? आपतन कोण, यानी आने वाला जो है आपतन कोण जो है कितना है? डिग्री का है? 30 डिग्री का है। तो परावर्तन कोण का मान क्या होगा? अभी अपना लोग तुरंत पढ़े थे, एंगल आई बराबर क्या? एंगल आर। तो जितना आएगा उतना जाएगा। 30 डिग्री आया तो कितना? 30 डिग्री उधर भी होगा। एंगल आई 30 डिग्री तो एंगल आर भी कितना? 30 डिग्री। कोई भी दर्पण हो, परावर्तन कोण हमेशा एंगल आई बराबर क्या होगा? एंगल आर होगा। समझे? जितना आपतित परावर्तन कोण होगा। समझे? आप देखिए क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन है, किरण एक समतल दर्पण पर आपतित होती है। किरण जो है एक समतल दर्पण पर क्या होती है? आपतित होती है, यानी ऊपर से आती है समतल दर्पण पर, ठीक है, जो दर्पण की सतह से 90 डिग्री का कोण बनाती है। जो दर्पण की सतह से कितना? 90 डिग्री का कोण बनाती है। प्रकाश की इस किरण के लिए परावर्तन कोण होगा? क्वेश्चन पूछता है। देखिए, आप ऊपर से आया कितना? 90 डिग्री आया और फिर ऊपर चला गया, समझे? तो कौन पूछता है कितना हो गया, यानी परावर्तन कोण कितना? क्योंकि 90 डिग्री पर आया फिर तो उसी पर चला गया, तो क्या होगा? वहाँ पर परावर्तन कोण 0 होगा। हाँ, इसमें एल आई 0 होगा और एल आर भी कौन 0। एंगल जी वो अभी पढ़े थे ना, एंगल जी बराबर 90 डिग्री। क्या एंगल जी अभी क्या पढ़े थे अपन? याद है एंगल जी? अभी एंगल जी पढ़े थे ना, ग्लेसिंग एंगल, यानी छूता हुआ कोण। कितना? छूता हुआ कोण स्मॉल जी पढ़े थे। क्योंकि इसमें जितना आया फिर चला गया उतना, लेकिन इसमें बना कितना डिग्री का? 0 डिग्री का ना कोण बना, 0 डिग्री का कोण बना ना। चलिए एक क्वेश्चन और है, यहाँ पे देख लीजिए। बोला समतल दर्पण के बीच का कोण 30 डिग्री है। समतल दर्पण के बीच का कोण कितना है? 30 डिग्री का है। समतल दर्पण के बीच का कोण 30 डिग्री का है। आपतित किरण और परावर्तित किरण के बीच कुल कोण होगा, यानी देखिए समतल दर्पण के बीच कितना डिग्री का बना रहा है? छूता हुआ कोण 30 डिग्री का बना रहा है, क्योंकि हम जानते हैं परपेंडिकुलर पर कितना होता है? 90 डिग्री का। 30 डिग्री इधर है तो उधर क्या कहते हैं जो है उधर कितना हो जाएगा? 60 डिग्री होगा। तो आपको जो है आपतित किरण भी 60 डिग्री का होगा, परावर्तित किरण भी कितना? 60 का। तो टोटल कुछ रहा कुल बीच कितने कोण होगा? यानी आपतित किरण और परावर्तित किरण के बीच कुल कितना कोण होगा? यानी कितना? 120 डिग्री। 60 कितना? 120 डिग्री। कोई दिक्कत? ग्लेसिंग एंगल जो हो जाएगा 30 डिग्री। हाँ, ग्लेसिंग 30 डिग्री, जो उससे ऊपर हो जाएगा, उससे ऊपर जो 90 बचा माइनस कर देंगे। हाँ, आपतित कोण का हो गया 60 डिग्री, आपतित कोण का हो गया और परावर्तित कोण का 60 डिग्री। बिल्कुल, 120 डिग्री दोनों का बीच का बोल रहा है कितना दूरी है, तो कितना है? ठीक है। चलिए यहाँ पर देख लीजिए, कुछ है यहाँ पर रिलेशन कुछ है। ये आपको क्या कहते हैं, होता क्या है, जितना आता है इंसिडेंट रेट, यानी आपतित किरण जितना आया, परावर्तित किरण भी उतना हो गया। आपतित किरण को कितना दिखाए थे? स्मॉल आई से, परावर्तित किरण क्या? स्मॉल आर। आई जो है स्मॉल जी है क्या? छूता हुआ कोण है, ग्लेसिंग एंगल स्मॉल जी। ई जो है आपको, ई जो है पूरा क्या कहते हैं, क्योंकि यहाँ से डॉट डॉट करेंगे, ई जो है ना आपको हम जानते हैं कि पूरा पर कितना है, हम जानते हैं एक रेखा खींचेंगे, यदि पूरा उसको करेंगे तो 180 डिग्री का होता है। यही है, ई जो है आपको क्या है? जी ये देखिए, ई जो है ना आपको क्या है? डेल्टा है, डेल्टा एंगल ऑफ डेविएशन, यानी विचलन कोण कितना है? इसको डेल्टा से सूचित किया है। तो जो कोण जैसे इंसिडेंट रे जो आया, हाँ, और कोण सीधे चला गया, आया और फिर क्या कहते हैं रिफ्लेक्ट हो गया, तो आपतित किरण और परावर्तित किरण हो गया। लेकिन डॉट डॉट हम आगे दिखाएं, ठीक है। उसके बाद होता है क्या? डेल्टा, यानी विचलन कोण कितना होगा वहाँ से? विचलन कोण को बोला डेल्टा, उसको बुलाता है। डेल्टा वाला रिलेशन है, क्या जानते हैं? क्योंकि हम जानते हैं एक जगह मान लीजिए डॉट डॉट रेखा है, इस पर यदि कोण बनाएंगे 180 डिग्री बनेगा। तो देखिए हम इससे डॉट डॉट जो आगे किए हम
उस पर तो 180 डिग्री का बनेगा, बन जाएगा उस पे। इसलिए हम देखिए यहाँ लिखा हुआ है एंगल आई प्लस एंगल आर, आपको प्लस क्या कर कौन चीज़ है डेल्टा, कितना 180 डिग्री हो गया, कोई दिक्कत नहीं। तो एंगल आई एंगल आर बराबर एंगल आई पढ़े हैं ना, एंगल आई प्लस एंगल आर पर एंगल आई लिख सकते हैं, तो लिख सकते हैं। तो क्या करते हैं, क्या है डेल्टा बराबर 180 डिग्री, क्योंकि लिखा हुआ है एंगल आई बराबर एंगल आर, तो डेल्टा बराबर 280 माइनस 2i लिख सकते हैं। तो डेल्टा बराबर 180 माइनस 2r भी लिख सकते हैं, जब माइनस 2i लिखेंगे तो 2r भी लिख सकते हैं, क्योंकि हम जानते हैं एंगल आई बराबर एंगल आर होता है, ठीक है। तो डेल्टा बराबर 180 माइनस 2r को जो है 2r लिखा हुआ है, हम जानते हैं आई प्लस स्मॉल आई प्लस आई लिखे आर लिखे बाद बराबर है आई प्लस स्मॉल जी, हम जानते हैं छोटा हुआ कौन स्मॉल जी है प्लस आई 90 डिग्री का विलंब होता है ना, तो स्मॉल जी बराबर 90 डिग्री माइनस आई लिख सकते हैं। आई बराबर कितना 80, आई बराबर 90 डिग्री माइनस स्मॉल जी। तो बात में देख लीजिए यहाँ पर होता है डेल्टा बराबर 2g होता है, ध्यान रखिएगा। विचलन का कौन पूछता है, एंगल ऑफ डेविएशन, एंड विचलन का कौन होता है, कौन चीज डेल्टा बराबर 2g, इसको याद देखिए डेल्टा बराबर 2g रिलेशन एगो, और डेल्टा बराबर लिखिए 180 माइनस 2i या 180 माइनस 2r, आई हो गया डेल्टा बराबर कितना 2g, डेल्टा अभी पढ़े तुरंत क्या डेविएशन, एंगल ऑफ डेविएशन यानी विचलन का कौन है डेल्टा, समझ गए। अब देखिए इसे कितना अच्छा समझिए, आगे देखिए नॉर्मल इंसिडेंस यानी लंबवत आपतन रहेगा तो जितना आया उतना चला गया, 90 डिग्री का बना, ठीक है। इसमें स्मॉल जी कितना 90 डिग्री, और एंगल आई कितना 0 डिग्री का कौन बन रहा है, जितना आया उतने चला गया ना। एंगल आई बराबर 0 डिग्री है तो एंगल आर बराबर कितना 0 डिग्री, तो डेल्टा बराबर 2g अपना लोग पढ़े हैं ना अभी तुरंत, डेविएशन कोण बराबर कितना 2g, स्मॉल जी का मतलब क्या बोले थे अभी, छुता हुआ कोण, बुझे थे छुता हुआ कोण पढ़े ना तुरंत। तो देखिए तो 2 है, जी का मान जी का यहाँ पर कितना 90 डिग्री है, छुता हुआ कोण 2 गुना 90 कितना हो गया डेल्टा बराबर डेविएशन एंगल पूछेगा किस पर, लंबवत आपतन पर 180 डिग्री। अब देखिए आगे बढ़ते हैं, पृष्ठ सर्पी आपतन ग्रेजिंग इंसिडेंस, ग्रेजिंग इंसिडेंस, एंगल आई बराबर कितना 90 डिग्री है, एंगल आर बराबर कितना 90 डिग्री, एंगल जी बराबर यहाँ क्या होगा 0 डिग्री। ग्रेजिंग इंसिडेंस में पूछता है, सुनिए ना, ग्रेजिंग इंसिडेंस में बोलता है क्या नाम है उसमें, यानी ग्रेजिंग इंसिडेंस में पूछता है डेविएशन कोण कितना होता है, यानी विचलन का कोण कितना होता है 0 डिग्री होगा, क्यों होगा, एंगल आई देखिए यहाँ पर क्या है लंबवत है, ठीक है। एंगल आई कितना हो गया यहाँ पर 90 डिग्री, क्योंकि यहाँ पर छुता हुआ कोण यहाँ पर कितना बनता है 0 डिग्री का, एंगल आर बराबर कितना, हम जानते हैं एंगल आई बराबर 90 डिग्री है, तो एंगल आर बराबर कितना होगा 90 डिग्री, छुता हुआ कोण कितना 0 डिग्री है, तो हम लोग तुरंत पढ़े हैं विचलन का कोण बराबर डेल्टा बराबर क्या होता है 2g, ठीक है। तो जी का मान यहाँ कितना 0 डिग्री है, 2 से 0 करेंगे गुना क्या होगा 0 ही होगा, डेल्टा बराबर कितना 0 डिग्री। पूछेगा पृष्ठ सर्पी आयतन में यानी ग्रेजिंग इंसिडेंस में जो है पूछेगा आपको विचलन का कोण कितना होता है 0 डिग्री का होता है, बहुत बार क्वेश्चन पूछा हो। यदि आप आपतित कोण को स्थिर रखते हुए, यदि आप किसको आपतित किरण को स्थिर रखते हुए दर्पण को थीटा कोण पर घुमाया जाता है तो अभिलंब भी थीटा कोण पर घूम जाता है, जबकि परावर्तित किरण कितना 2 थीटा कोण पर घूमती है, समझे, इसको ध्यान में रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अपन लोग कल भी पढ़े थे क्या, नियमित परावर्तन और अनियमित परावर्तन पढ़े थे, रेगुलर या उसी कहते हैं स्पेकुलर रिफ्लेक्शन या इरेगुलर या डिफ्यूज रिफ्लेक्शन पढ़े हैं ना। इसमें क्या बोले थे आपको, इसमें नियमित परावर्तन में बोले थे आपको आपतन कोण बराबर क्या होता है परावर्तन कोण होता है, जितना आया उतना भी गया, समानांतर होता है, पैरेलल होता है ना, दोनों पैरेलल होता है। इसको देखिए जैसे आप मिरर होता है ना, लाइक मिरर को मानिए, यहाँ पर देखिए क्वेश्चन पूछता है नियमित जो परावर्तन होता है किस सतह पर, कितनी सतह पर, स्मूथ जहाँ रहेगा, मिरर से अगर हम टॉर्च मारेंगे हाँ तो डायरेक्ट क्या करता है आपको क्या होगा रिफ्लेक्ट होगा, जितना इधर कीजिएगा उतने उधर होगा, समझे। लेकिन अनियमित परावर्तन पर क्या होगा, उसके लिए क्या चाहिए खुरदरी होगा, पूरा खुरदरी सरफेस चाहिए, रफ चाहिए, समझे। लेकिन क्वेश्चन पूछता है परावर्तन का नियम लागू होगा किस पर, नियमित परावर्तन पर, अनियमित परावर्तन पर होगा कि नहीं होगा, इसमें चाहिए नियमित पर भी होगा और अनियमित पर भी होगा, कौन सी परावर्तन का नियम लागू होगा। नीचे हम देखिए प्लेन मिरर है, समतल दर्पण के बारे में, समतल दर्पण का क्वेश्चन पूछता है, समतल दर्पण जो है अभिसारी दर्पण है या अपसारी दर्पण है, हम लोग कल भी पढ़े थे, आपको क्या गोलीय दर्पण में 2 पढ़े थे, एक उत्तल दर्पण एक और दूसरा अवतल दर्पण। उत्तल दर्पण बोले थे आपको डाइवर्ट हो जाता है, उत्तल दर्पण उठल जाता है ना, किरण पड़ता है डाइवर्ट हो जाता है,
उसको बोले थे क्या, अपसारी दर्पण बोले थे। और क्या कहते हैं अवतल दर्पण क्या बोले थे, अभिसारी दर्पण, अवतल दर्पण को। लेकिन समतल दर्पण को ना तो बोलेंगे अभिसारी दर्पण और ना ही बोलेंगे कौन सी, अपसारी दर्पण, समझे। वही होता है, समतल दर्पण के बारे में पूछ देगा, समतल दर्पण क्या, अभिसारी दर्पण यानी कन्वर्जिंग मिरर है, या अपसारी दर्पण डाइवर्जिंग मिरर है, नहीं है, दोनों से कोई भी नहीं है समतल दर्पण, समझे। लेकिन उत्तल दर्पण के बारे में पढ़े थे ना, उत्तल दर्पण को क्या किस नाम से बोले थे, उत्तल दर्पण को अपसारी दर्पण यानी डाइवर्ज होता है ना। हाँ, और क्या कहते हैं अवतल दर्पण क्या बोले थे, अभिसारी दर्पण, क्योंकि अंदर मूल्य। हाँ, इसीलिए देखिए समतल दर्पण ना तो अभिसारी दर्पण है और ना ही कौन सी है, अपसारी दर्पण है, इसलिए इसकी शक्ति भी क्या होती है, शून्य होती है। यानी समतल दर्पण के पूछ देगा शक्ति क्या होती है, पावर शून्य होती है, समझे। यानी प्लेन मिरर का पूछ देगा पावर कितना, शून्य, समझे। चलिए आगे देखते हैं। पूछता है इसमें जानते हैं समतल दर्पण का आवर्धन क्षमता कितना होता है, एक होता है, प्लस एक दर दिया है, लेकिन उसको एक मान लिया, समझे। क्या होता है, एक के बराबर होता है समतल दर्पण का कौन सी आवर्धन क्षमता, जिसको कहते हैं मैग्निफिकेशन, समझे। मैग्निफिकेशन पावर किसका, समतल दर्पण का। समतल दर्पण का फोकस अनंत पर होता है, समतल दर्पण का फोकस कहाँ होता है, अनंत पर होता है, इसलिए इसकी फोकस दूरी भी क्या होती है, अनंत होती है। क्वेश्चन पूछेगा आपको, समतल दर्पण का जो है हम जानते हैं समतल दर्पण अभी तुरंत पर है, पावर क्या होता है, जीरो होता है। देख लीजिए नीचे भी होगा पावर, समतल दर्पण क्या जीरो है, समतल दर्पण में समतल दर्पण पावर क्या जीरो है, समतल दर्पण पावर भी जीरो है, अभी तुरंत पर है ना। समतल दर्पण पावर जीरो क्यों है, ना तो वो क्या है अपसारी है, ना ही अभिसारी दर्पण है समतल दर्पण, इसलिए क्या उसका पावर भी शून्य है। लेकिन आपको फोकस वाला अभी तुरंत पर है, समतल दर्पण का फोकस जो है अनंत पर होता है, इसलिए इसकी फोकस दूरी भी क्या होती है, अनंत होती है, इसलिए फोकस भी क्या है, अनंत पर है, और फोकस दूरी भी क्या अनंत है, रेडियस भी क्या होगा, इसका त्रिज्या भी अनंत हो जाएगी, समझे। तो वही है, आगे बढ़िए इसका। हाँ, समतल दर्पण का जो अभी तुरंत पूछा है आपको, आवर्धन क्षमता कितना होता है, एक पूरा, समझे, एक होता है, सीधा जान लीजिए, एक के बराबर होता है, किसका, समतल दर्पण का। क्या आवर्धन क्षमता, मैग्निफिकेंस पावर, समतल दर्पण की वजह से अनंत होती है। समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या क्या होती है, अनंत होती है, वक्रता त्रिज्या। चलिए अभी पढ़ रहे थे, समतल दर्पण के बारे में बोले थे। समतल दर्पण की क्षमता क्या होती है, जीरो होती है। क्या कहते हैं, फोकस अनंत पर होता है, इसलिए उसकी फोकस दूरी भी क्या है, अनंत है। तो उसका वक्रता त्रिज्या भी क्या होता है, अनंत होता है, उसको कहते हैं इंग्लिश में रेडियस ऑफ कर्वेचर, ये भी क्या होगी, अनंत पर होगी। तो समझ गए समतल दर्पण के बारे में। चलिए आगे देखते हैं। देखिए अब क्या कहते हैं, आवर्धन क्षमता देख लीजिए, दर्पण की आवर्धन क्षमता m बराबर होता है HI बटे HO। HI का मतलब हुआ हाइट ऑफ इमेज, यानी प्रतिबिंब की ऊंचाई बटे क्या होता है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट यानी वस्तु की ऊंचाई। यानी पूछता है आवर्धन क्षमता m बराबर होता है प्रतिबिंब की ऊंचाई बटे क्या, वस्तु की ऊंचाई, समझे। m बराबर है HI बटे क्या, HO, समझ गए। HI बराबर क्या होगा, m डॉट HO, कोई दिक्कत। समतल दर्पण का आवर्धन क्षमता होता है एक के बराबर, सीधा जान लीजिए। यदि देखिए आवर्धन क्षमता को हम लोग क्या कहते हैं, एम क्या कहते हैं, एम बोले हैं स्मॉल एम यदि पॉजिटिव रहेगा, यानी आवर्धन क्षमता यदि पॉजिटिव रहेगा तो कैसा प्रतिबिंब बनेगा, सीधा प्रतिबिंब बनेगा, आभासी और सीधा प्रतिबिंब बनेगा। इसको क्या कहते हैं, स्क्रीन पर नहीं उतार सकते हैं, आभासी को उतार सकते हैं, नहीं उतार सकते, लेकिन जो यदि निगेटिव रहेगा, निगेटिव पढ़े हैं, वास्तविक होता है और क्या होता है, उल्टा होता है। निगेटिव प्रतिबिंब उल्टे प्रतिबिंब होती है, रियल भी होती है, इसको स्क्रीन पर आप उतार सकते हैं, समझे। अब प्लेन देखिए, प्लेन मिरर में क्या होता है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट बराबर होता है कौन सी, हाइट ऑफ इमेज। प्लेन मिरर में होता है जितना क्या कहते हैं वस्तु की ऊंचाई होगा उतना ही कुछ होगा, प्रतिबिंब की ऊंचाई होगा, समझे। प्लेन मिरर देखिए, पूर्ण प्रतिबिंब देखने के लिए समतल दर्पण की न्यूनतम लंबाई, वस्तु की लंबाई क्या होना चाहिए, कम से कम आधी होनी चाहिए। क्वेश्चन पूछता है आपको पूर्ण प्रतिबिंब यदि देखना है तो उसमें जो है आपको समतल दर्पण की न्यूनतम लंबाई क्या होना चाहिए, वस्तु की लंबाई की आधी होनी चाहिए। यानी आपका क्या कहते हैं, लंबाई कितना है, आपके लंबाई से आधे से अधिक होना चाहिए, यानी आधे से अधिक होना चाहिए पूर्ण प्रतिबिंब देखने के लिए, यानी पूर्ण चेहरा देखने के लिए, समझे। किसमें, समतल दर्पण में, समझे। यदि एक यहाँ पर बार क्वेश्चन पूछता है, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, क्वेश्चन है ये, देख लीजिएगा। यदि कोई वस्तु समतल दर्पण की तरफ, यानी कोई वस्तु समतल दर्पण की तरफ भी चाल से चलना शुरू कर देता है तो प्रतिबिंब
कि दर्पण के सापेक्ष यानी दर्पण के सापेक्ष चाल x हो जाएगा, यानी चाल v हो जाएगा, यानी जिस वेग से जाएगा उसी वेग से आ जाएगा। क्या ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर बार बार देखना जरूरी है, क्योंकि यहाँ तो बार बार क्वेश्चन फंसा देता है। यदि कोई वस्तु समतल दर्पण की तरफ v चाल से चलना शुरू कर दे तो प्रतिबिंब की दर्पण के सापेक्ष चाल क्या होगा, v होगा। लेकिन जब क्वेश्चन ये रहेगा जब कोई वस्तु समतल दर्पण की तरफ v चाल से शुरू कर दे तो प्रतिबिंब की पूछेगा, जबकि वस्तु के सापेक्ष क्या होगा चाल, वस्तु के सापेक्ष चाल 2v हो जाएगा। इसमें ये कहना चाह रहे थे, मान ली कोई वस्तु है समतल दर्पण की तरफ v चाल से चलना शुरू कर देता है, उसमें बोलेगा प्रतिबिंब बोलेगा किसके सापेक्ष, दर्पण के सापेक्ष बोलेगा ना, तो चाल v होगा। लेकिन जब बोलेगा वस्तु के सापेक्ष क्या होगा, तो तब क्या होगा, 2v चाल होगी, समझे। दर्पण के सापेक्ष कितना v होगा, जो विक्स आएगा वही वेग से, लेकिन वस्तु के सापेक्ष क्या होगा, 2v हो जाएगा। जो क्लियर हो गया, कल भी इसके बारे में चर्चा होगा। दर्पण देखिए, समतल दर्पण के द्वारा बनने वाली प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होती है। समतल दर्पण कल भी पढ़े थे, आभासी और सीधा पढ़े थे ना। आभासी और सीधा होता है, या लेटरली इन्वर्टेड यानी पार्श्व रूप से उल्टा होता है। जैसे राइट का लेफ्ट और लेफ्ट का क्या राइट होता है, किसमें, समतल दर्पण में। देखिए क्वेश्चन ये है, एक प्रेक्षक यानी ऑब्जर्वर एक अस्थिर समतल की दर्पण की और 4 मीटर प्रति सेकंड की चाल से गति करता है। ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। मान लीजिए एक ऑब्जर्वर है, जिसको कहते हैं प्रेक्षक, एक अस्थिर समतल दर्पण की ओर 4 मीटर प्रति सेकंड की चाल से गति करता है। क्योंकि 4 बराबर दूरी बटे समय होता है, इसलिए क्या यहाँ पर इसीलिए लिखते हैं, दर्पण की ओर कितना मीटर प्रति सेकंड, 4 मीटर प्रति सेकंड की चाल से गति करता है। यानी चाल को किसमें मापते हैं, मीटर प्रति सेकंड, समझे। तो क्वेश्चन है, एक प्रेक्षक यानी ऑब्जर्वर एक अस्थिर समतल दर्पण की ओर 4 मीटर प्रति सेकंड की चाल से गति करता है। तो दर्पण के संबंध में प्रतिबिंब की गति, किसके संबंध बोल रहा है, दर्पण के संबंध में प्रतिबिंब गति बोल रहा है, तो क्या होगा, 4 मीटर प्रति सेकंड की दर्पण के संबंध में। यदि वही बोल देता है किसके सापेक्ष में, जानते हैं, यदि वस्तु के सापेक्ष बोल देता है तो कितना हो जाता, 8 मीटर प्रति सेकंड। इसलिए तभी बार बार बोले थे, दर्पण के सापेक्ष बोलेगा जिस चाल से आप आइएगा उसी चाल से आ जाएगा। लेकिन जब बोलेगा वस्तु के सापेक्ष कितना होगा, उसका क्या जाएगा, जब यानी रेस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट कर देगा तो कितना हो जाएगा, दुगुना हो जाएगा, समझे। यहाँ पर क्या पूछ रहा था, प्रतिबिंब के सापेक्ष यानी विथ रेस्पेक्ट टू मिरर के बारे में, यानी दर्पण के सापेक्ष बोलेगा तो कितना हो जाएगा, जो जिस चाल से आइएगा वही चाल। जैसे 4 मीटर प्रति सेकंड से यहाँ पर गति कर रहा है, तो उसका भी क्या, दर्पण के सापेक्ष में प्रतिबिंब की गति क्या होगी, 4 मीटर प्रति सेकंड। यदि दे देगा कि वहाँ पर यदि दे देगा, मान लीजिए किसी स्थिर समतल दर्पण की ओर मान लीजिए आप 4 मीटर प्रति सेकंड से चाल से गति कर रहे हैं, यदि वहाँ पर ये पूछ देता, हाँ, यदि विथ रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर यानी प्रेक्षक के सापेक्ष यदि बोल देता, तो वहाँ पर क्या हो जाता, 8 मीटर प्रति सेकंड, उसका दुगुना कर देते, समझे। कोई दिक्कत मेन यही है, हाँ, बहुत इंपॉर्टेंट, बार बार फंसाता है। आप देखिए, मान लीजिए कि आप एक समतल दर्पण के सामने 1 मीटर की दूरी पर खड़े हैं, किसके साथ, समतल दर्पण के, यानी मान लीजिए आप एक समतल दर्पण के, मान लीजिए आप समतल दर्पण है, आपके सामने हम 1 मीटर की दूरी पर खड़े हैं, 1 मीटर की दूरी पर खड़े हैं। ध्यान दीजिएगा, दर्पण का न्यूनतम ऊर्ध्वाधर आकार कितना होना चाहिए, ताकि आप जो है उसमें अपना प्रतिबिंब, अपना पूरा प्रतिबिंब देख सकें। तो किसमें आप 1 मीटर रहिए खड़ा है, 2 मीटर आप पीछे खड़ा है, उससे मतलब नहीं। मेन ये है कि आपका ऊंचाई कितना है, समझे। आपका अपना पूर्ण प्रतिबिंब देखने के लिए आपका आधा होना चाहिए, ठीक है। आप 1 मीटर रहे, 2 मीटर दूरी पर, उससे मतलब नहीं है। ऑप्शन में क्या हुआ जानते हैं, क्या दिया हुआ, पहले क्वेश्चन फिर से एक बार पढ़ लेते हैं। मान लीजिए आप एक समतल दर्पण के सामने 1 मीटर की दूरी पर खड़े हैं, दर्पण का न्यूनतम ऊर्ध्वाधर आकार कितना होना चाहिए ताकि आप उसमें अपना पूरा प्रतिबिंब देख सकेंगे। ऑप्शन सुनिए, 0.50 मीटर लिखा हुआ है, 2 मीटर लिखा हुआ है, आपकी ऊंचाई का आधा या आपकी ऊंचाई से दुगुना। आपको बोले थे तभी भी पूर्ण प्रतिबिंब देखने के लिए आप कितना दूरी पर, उससे मतलब नहीं है, लेकिन आपका कितना ऊंचाई है उससे आधा होना चाहिए, समझे। यानी वस्तु की ऊंचाई कितना है उससे आधा होना चाहिए कम से कम पूर्ण प्रतिबिंब देखने के लिए, समझे। मेन यही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन यहाँ भी देख लीजिए, एनसीईआरटी में बार बार यहाँ क्वेश्चन पूछ देता है। क्वेश्चन एनसीईआरटी में हूबहू यही चीज दिया हुआ है। क्वेश्चन ये है, मान लीजिए क्या कि जावेद जी समतल दर्पण में अपना प्रतिबिंब देख रहा है। जावेद जी समतल दर्पण में क्या है, अपना प्रतिबिंब देख रहा है। दर्पण और उसके प्रतिबिंब के बीच की दूरी 4 मीटर है, यानी आपके और प्रतिबिंब की दूरी कितना है, 4 मीटर है। यदि वह दर्पण की ओर, यानी आप यदि दर्पण की ओर 1 मीटर आगे चल गए तो आपका यानी जावेद का और उसके प्रतिबिंब के बीच की दूरी कितना होगी, 1 मीटर तो आप चल गए, ठीक। कितना 4 मीटर दूरी पर 1 मीटर चल गए, वो भी तो 1 मीटर चला होगा, अभी आप बचे हैं कितना दूरी,
3 मीटर इधर आप बैठे हैं और 3 मीटर उधर से, कितना हो गया कुछ 6 मीटर हो गया। ऑप्शन में है 3 मीटर, 5 मीटर, 6 मीटर, 8 मीटर, कितना हो जाएगा 6 मीटर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए अभी तुरंत क्वेश्चन अभी बोले थे, यानी समतल दर्पण द्वारा उत्पन्न आवर्धन क्षमता मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड बाय ए प्लेन मिरर ई। ऑप्शन सुनिए, 1 से कम, 1 से अधिक, 0 या 1 के बराबर। तुरंत बोले थे आपको समतल दर्पण द्वारा उत्पन्न आवर्धन क्षमता कितना होगा, 1 के बराबर होगा। कोई दिक्कत? आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ जाइए, चलिए आगे देख लीजिए, यहाँ पर आ जाइए। यहाँ पे क्वेश्चन ये होता है, यदि दो दर्पणों के बीच का कोण कितना है, 90 डिग्री है। मान लीजिए आपको 2 दर्पण है, इधर से भी घेर दिए, इधर से भी 2 दर्पण है, हमको दिख रहा है इधर से इधर से, ठीक है, दोनों तरफ से। देखिए यहाँ पर बार बार बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछता है दोस्तों, बोला जाता है, ये क्वेश्चन में आपको बोल देगा, यदि 2 दर्पणों के बीच का कोण कितना है, 90 डिग्री हो, तो निर्गत किरण को इंग्लिश कहते हैं इमरजेंट रे, समझे। पूछता है यदि 2 दर्पणों के बीच का कोण कितना हो, 90 डिग्री का हो, तो निर्गत किरण और आपतित किरण एक दूसरे के समानांतर होंगे। इसका मतलब समझे, होता क्या है, जैसे यहाँ पर रिफ्लेक्ट किया, यहाँ आया, आपतित किरण यहाँ आया, यहाँ से क्या 90 डिग्री पर, देखिए दोनों है क्या 90 डिग्री पर, ये हुआ ऐसे हुआ ना। हाँ जैसे मान लीजिए यहाँ पर, जैसे देखिए ऐसे मान लीजिए 90 डिग्री है, ठीक है, आप इधर से भी पॉलिश कर दिए, इधर से भी कर दिए, 2 दर्पण है, 2 दर्पण है, यहाँ से जाएगा सीधा रिफ्लेक्ट। हाँ यहाँ पर 90 डिग्री पे यदि 2 दर्पण रहेगा, आपतित किरण जो ये है, क्या कहते हैं, आपतित किरण जो है इंसिडेंस रे है, रिफ्लेक्ट हो जाएगा इस दर्पण पर, ई वाला से होगा कौन सी परावर्तित, यहाँ पर क्या होगा निर्गत, इमरजेंट निर्गत किरण कहाँ, इधर चल जाएगा। तो ई मान लीजिए यहाँ से आया ई आपतित किरण और निर्गत किरण दोनों क्या होगा, समानांतर में होगा, समझे। 0 डिग्री कौन बनेगा, ये ऐसे है, बिल्कुल सही, ये भी यही है। आप मान लीजिए कि इधर से हम क्या करें, आपतित किरण यहाँ डालें, इंसिडेंस रे जैसे डालें, रिफ्लेक्ट होकर क्या यहाँ पर आया, ये भी क्या होगा, इमर्ज क्या होगा, ये बन गया, यानी आपतित किरण और निर्गत किरण के बीच क्या होगा, समानांतर जो है, समानांतर हो जाएगा, समझे। समानांतर होगा तो 0 डिग्री कोण बनेगा, कहने का मतलब यही पूछता है, यदि 2 दर्पण के बीच का कोण कितना हो, 90 डिग्री हो। क्वेश्चन आपको बोल देगा, यदि 2 दर्पणों के बीच का कोण कितना हो, 90 डिग्री का हो, तो निर्गत किरण और आपतित किरण एक दूसरे क्या होगा, समानांतर यानी पैरेलल हो जाएगा। आप आगे देख लीजिए, ये तो देख लिया है, आप आगे देखते हैं, आगे भी देख लीजिए। तो मान लीजिए 90 डिग्री था 2 दर्पणों के बीच में, यानी 2 दर्पणों के बीच का कोण कितना था, 90 डिग्री था। यदि यहाँ पर ये है, यदि 2 दर्पणों के बीच का कोण 60 डिग्री भी तो हो सकता है। यदि 2 दर्पणों के बीच का कोण कितना हो, 60 डिग्री हो, तो 60 डिग्री हो और आपतित किरण किसी एक दर्पण के समानांतर हो, तो निर्गत किरण दूसरे दर्पण के क्या होगा, समानांतर होगा। इसका मतलब ये हुआ, यदि 2 दर्पण के बीच का कोण कितना हो, 60 डिग्री का हो, समझे। आपतित किरण जो है, आपतित किरण किसी एक दर्पण, यानी मान लीजिए इधर से करेंगे तो यहाँ पर आपतित किरण किसी एक दर्पण के समानांतर होगा, यानी आप जो इधर से आप रे कर दिए हैं, तो इसका समानांतर कौन हो जाएगा, ई, समझे, ध्यान दिए, ई होगा यहाँ पर, यहाँ चला गया, यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर समझने वाला बात है। यदि 2 दर्पणों के बीच का कोण कितना हो, यहाँ पर 60 डिग्री हो, आपतित किरण किसी एक दर्पण के समानांतर हो, सर तभी था 90 डिग्री, अब इसको ऐसे कर देंगे, यहाँ पर ऐसे किए तो 90 डिग्री था ना, ये ऐसे नहीं कीजिएगा, ये आप ऐसे नहीं कीजिएगा, इतना 60 डिग्री, ये होगा 60 डिग्री, झुकाइएगा का हल्का झुका रहे हैं, इसको ऐसे कर रहे हैं, टॉर्च मारेंगे, ये टॉर्च मारेंगे, आप यहाँ पर आएगा, इसलिए यदि 2 दर्पणों के बीच का कोण कितना हो, 60 डिग्री हो, तो आपतित किरण किसी एक दर्पण के समानांतर हो, यानी आपतित किरण क्या होगा, किसी एक दर्पण के समानांतर होगा, तो निर्गत किरण दूसरे दर्पण के क्या होगा, समानांतर हो जाएगा। यानी यहाँ से जो आपको निकलेगा, यानी आप देखिए होता क्या है, जैसे आप यहाँ पर जैसे ये रे है, मान लीजिए ना आप 60 डिग्री का बना है, ठीक है, इसको मान लीजिए हम 60 डिग्री का, यानी 2 दर्पणों के बीच कितना 60 डिग्री का है। इस पर क्या करेंगे हम, इधर से मान लीजिए यहाँ पर तोड़ दिए, यहाँ पर ई दिए, यहाँ पे क्या आपतित किरण दिए, ई रिफ्लेक्ट यहाँ हो गया, ई रिफ्लेक्ट होकर क्या हो गया, इमरजेंट इसी यहाँ निकल गया, तो होता दूसरे दर्पण के समानांतर हो जाता है, कौन चीज, यानी 2 इसका सीधा सा बात है, यदि 2 दर्पणों के बीच का कोण कितना हो, 60 डिग्री हो, तो आपतित किरण किसी एक दर्पण के समानांतर हो, तो निर्गत किरण क्या हो जाएगा, दूसरे दर्पण के क्या हो जाएगा, समानांतर हो जाएगा। देखिए प्रतिबिंब की संख्या देखिए, जब हम लोग कल भी पढ़े थे, n बराबर पढ़े थे क्या, 360/θ - 1 पढ़े है ना। यदि सिमेट्रिकल लेगा, सिमेट्रिकल मतलब जानते हैं क्या होता है, सममित यानी बराबर, यानी मान लीजिए यही है ना, तो इधर भी 20 से निकाल दिए, इधर भी बराबर, इधर भी बराबर,
यदि आपको क्या कहते हैं समरूपता रहेगा, यानी फोर सिमेट्रिकल केस यानी समरूपता केस में होगा, वहाँ पर n बराबर यानी प्रतिबिंब की संख्या होता है n नंबर ऑफ इमेजेस, n बराबर होगा कितना 360/θ-1, ठीक है। उसको सीधा निकालेंगे, यदि थीटा बोल देगा कितना 90 डिग्री का हो, किस यहाँ पर सिमेट्रिकल पढ़ रहे हैं, फिर ये सिमेट्रिकल भी पढ़ेंगे, इस समरूपता की बात हो रहा है, क्योंकि बोले हैं दोनों बीचे बीच का रहेंगे तो दोनों साइड क्या होगा बराबर कौन होगा। तो मान लीजिए थीटा बराबर 90 डिग्री हो गया सपोज दैट, उसमें बोलेगा क्या जानते हैं प्रतिबिंब की संख्या कितना होगा, कि 360 कितना 9 करेंगे, 360 कितना करेंगे 360/90 करेंगे, थीटा 90 डिग्री है ना, तो 90 डिग्री से काटिएगा तो कितना हो जाएगा 4 आएगा, न तो 36, 4 में से गया कितना होगा 3, प्रतिबिंब की संख्या कितना होगा 3 होगा। अब मान लीजिए थीटा बराबर 120 कर देंगे तब कितना होगा 120/360/120 कीजिएगा कितना होगा 3 होगा, माइनस 1 घटा दीजिएगा कितना हो जाएगा 2 प्रतिबिंब निकलेगा, समझे। देखिए यदि दो दर्पण आमने सामने की दीवार पर लगी हो, यदि दो दर्पण क्या है, दो दर्पण क्या होगा आमने सामने की दीवार पर लगे हो तो कितने प्रतिबिंब बनेगा, इन्फिनिटी बनेगा। अपन कल भी पढ़े थे ना, दो दर्पण यदि सामने में लगा हो, समझे, यदि समतल दर्पण देखिए क्या है, दो दर्पण यदि सामने लगा है तो वहाँ पर थीटा का मान कितना 0 डिग्री ना है, 0 डिग्री है, 0 से यदि हम 360 0 से भागा देंगे क्या होगा इन्फिनिटी में हो जाएगा, इसलिए क्या होगा अनंत प्रतिबिंब बनेगा, समझे। यदि दो दर्पण आमने सामने की दीवार पर लगी हो तो कितने प्रतिबिंब बनेगा, अनंत बनेगा, कितना बनेगा अनंत, गिनती नहीं कर सकते। वो तो पहले देखो समरूपता वाला पढ़े थे, अब है असमरूपता, इसको कहते हैं एसिमेट्रिक केस। एसिमेट्रिक केस होता है जानते हैं, ऑड में भी होगा और इवन में भी होगा क्या इवन में नहीं होता, बिल्कुल होता है किसमें ऑड में होता है, विषम में होता है, यानी विषम मान आना चाहिए, समझे, क्या आना चाहिए विषम आना चाहिए, यानी आपको सम आ गया तो किसमें विषम आना चाहिए, मेरे से घटा देंगे ताकि समझे। जैसे मान लीजिए यहाँ पर क्या करते हैं n बराबर क्या होगा 360/θ ऑड आना चाहिए, और n बराबर 360/θ भी करेंगे ना, एक करेंगे तो ऑड ही आना चाहिए, सीधा चाहिए, इसमें सम नहीं आता समरूपता में, समझे। मान लीजिए क्या कहते हैं थीटा बराबर 90 लिए ना, यहाँ पर 360/90 की जगह कितना होगा 4 आ गया, 4 तो क्यों हो गया सम हो गया, लेकिन सम नहीं होना चाहिए विषम होना चाहिए, क्या करेंगे हटा देंगे, कितना आ जाएगा 3। आप देखिए मान लीजिए थीटा बराबर 60 ले लिए, 60 से 360 कीजिएगा, 60 से कितना हो जाएगा 6 6 हो गया, लेकिन छेद क्या सम है ना, इसलिए एक घटा दीजिए कितना आ गया 5, किसका प्रतिबिंब की संख्या। यदि थीटा बराबर 120 डिग्री होगा तो उसमें बोल देगा कि क्या कहते हैं कितना प्रतिबिंब बनेगा, 360/120 की जगह कितना हो गया 3, इसमें ऑलरेडी विषम है ये, इसको हमको करने का जरूरी है विषम, एक घटाएंगे तो फिर समय ना जाएगा, इसलिए यहाँ पर 3 आंसर होगा, समझे। और समरूपता में यानी एसिमेट्रिक केस में आप देखिए यूज ऑफ प्लेन मिरर, समतल दर्पण को उपयोग कहाँ करते हैं, कभी पढ़े हैं ड्रेसिंग टेबल में करते हैं, समझे, और कैलिडोस्कोप में भी पढ़े थे कल बहुरूपदर्शी ग्रुप में, और पेरिस्कोप भी पढ़े थे, समतल दर्पण का उपयोग कहाँ था पेरिस्कोप में भी, जो पनडुब्बी के बारे में पढ़े थे, समझे। लेकिन पूछ देगा आपको कैलिडोस्कोप और पेरिस्कोप ये किस नियम पर कार्य करता है, ये दोनों जो है परावर्तन के नियम पर काम करता है, समझे, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन के नियम पर काम करता है, क्योंकि देखिए सीधा बात है क्या, पेरिस्कोप में होता क्या है, जैसे यहाँ पर रिफ्लेक्ट करता है, ये क्या करता है यहाँ पे रिफ्लेक्ट कर देता है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन वाला सिस्टम है, समझे। पूर्ण आंतरिक परावर्तन कारण क्या होता है रिफ्लेक्ट हो जाता है, समझे। क्वेश्चन पूछ देता है आपको कैलिडोस्कोप और पेरिस्कोप किस रंग पर कार्य करता है, दोनों परावर्तन के नियम पर कार्य करता है, समझे, ये भी आई है, बार बार क्वेश्चन पूछा। आप देखिए कोई भी वस्तु ठीक उसी रंग की दिखाई देती है जिस रंग की वो परावर्तित होती है। हेलो हाँ अच्छा ठीक है, हम फिजिक्स के खत्म कर देंगे, ठीक छोड़ देते। कोई भी वस्तु ठीक उसी रंग की दिखाई देगी जिस रंग की वह परावर्तित करती है, समझे। यदि कोई भी वस्तु ठीक उसी रंग की दिखाई देगी जिस रंग की क्या करेगी वह परावर्तित करती है। कोई भी वस्तु हरे रंग की इसलिए दिखाई देती है क्योंकि वह केवल हरे रंग को परावर्तित करती है, समझे। कोई भी वस्तु हरे रंग की इसलिए दिखाई देती है क्योंकि केवल कौन सी करता है हरे रंग को ही परावर्तित करता है, इसलिए हमको क्या हरा रंग दिखाई देता है। कोई भी वस्तु काले रंग की इसलिए दिखाई देती है क्योंकि वह सभी रंगों को क्या कर देती है अवशोषित कर देती है, सब रंग को अवशोषित कर लिया इसलिए काला रंग दिखाई देता है, क्वेश्चन पूछेगा, समझे। कोई भी वस्तु काले रंग की इसलिए दिखाई पड़ती है क्योंकि वह क्या करता है सभी रंग को क्या करता है अपने आप अवशोषित कर देता है। अब देखिए अवशोषित तो कर लेता है काला रंग, यदि आपको परावर्तित कर देगा तो उसमें क्या होगा व्हाइट रंग दिखाई। देखिए कोई भी वस्तु सफेद रंग इसलिए दिखाई देता है क्योंकि वह सभी रंगों को क्या कर देता है परावर्तित कर देता है, इसलिए वो जो है ना कौन सा कलर दिखाता है व्हाइट कलर। अवशोषित करेगा ना सभी को अवशोषित कर लेगा तो काला ब्लैक,
और सभी रंग को क्या करेगा, परावर्तित कर देगा, रिफ्लेक्ट कर देगा, तो व्हाइट बना देगा, उजला जिसको कहते हैं, समझे, इंपॉर्टेंट है। देखिए लाल रंग का गुलाब हरे रंग में देखिए लाल रंग का गुलाब जो है हरे प्रकाश में काला दिखाई देता है, क्योंकि लाल हरा मिलाएंगे तो काला हो जाएगा। बिल्कुल, लाल रंग का गुलाब हरे प्रकाश में क्या होगा, काला दिखाई देगा। प्रकाश का अपवर्तन विकल्प रहे थे, जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो यह घटना क्या कहलाती है, प्रकाश का अपवर्तन कहलाती है। प्रकाश का अपवर्तन, प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है, प्रकाश विरल माध्यम में जैसे रहेगा उसका चाल क्या होगा, बढ़ेगा। प्रकाश की चाल क्या होगा, अधिक हो जाएगा। अब क्या कहते हैं, यदि आपको प्रकाश सघन माध्यम में रहेगा तो प्रकाश की चाल क्या हो जाएगी, कम हो जाएगा। प्रकाश की चाल कम होगा लेकिन अपवर्तन क्या हो जाएगा, अधिक हो जाएगा। आगे देख लीजिए, स्पीड ऑफ लाइट, प्रकाश की चाल। क्वेश्चन पूछता है प्रकाश की चाल सबसे अधिक किसमें होती है, निर्वात में, समझे, इसको कहते हैं वैक्यूम इंग्लिश में, समझे, बहुत फास्ट होती है क्यों, पर प्रकाश की चाल निर्वात में। और उसके बाद होगा कौन चीज, एयर यानी वायु में, समझे, वायु में कितना होता है प्रकाश की चाल, 3 × 10⁸ मीटर, यानी निर्वात में भी होता है इतने 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, लेकिन निर्वात में सबसे अधिक आपको जो है कौन चीज रहेगा, प्रकाश चाल अधिक रहेगा। स्पीड ऑफ लाइट सबसे अधिक किसमें, निर्वात में, समझे, फास्ट का इसका भी जो है ना आपको निर्वात में पूछता है, निर्वात में प्रकाश चाल कितना, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। एयर देखिए, उसके बाद कौन सी होगा, उसके बाद एयर होगा, प्रकाश की चाल एयर में होगा। एयर में भी कितना, लगभग हम लोग मान के चलते हैं उसमें 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड, लेकिन सबसे अधिक पूछेगा प्रकाश चाल किसमें होगा, निर्वात में। उसके बाद कौन सी होगा, वायु में। उसके बाद होगा कौन जानते हैं, तरल में होगा, लिक्विड में, समझे। उसके बाद कौन सी होगा, ठोस में। ठोस में सबसे स्लो जाएगा प्रकाश, जानते हैं ना, ठोस में आप प्रकाश दीजिएगा तो क्या स्लो जाएगा, लेकिन तरल में दीजिएगा तो क्या होगा, ठोस की अपेक्षा ज़्यादा जाएगा। लेकिन यदि आपसे क्वेश्चन पूछ दे ध्वनि की चाल सबसे अधिक किसमें होगा, तो क्या करिएगा, ठोस में सबसे अधिक होगा। उसके बाद किसमें, द्रव में, और सबसे कम कौन सी, गैस में, समझे, वो दिक्कत। लेकिन यहाँ पर क्या पूछा, प्रकाश की चाल बोल रहा है, प्रकाश की चाल सबसे अधिक किसमें, निर्वात में, और सबसे कम किसमें, ठोस में। आज निर्वात के बाद निर्वात यदि ऑप्शन ना रहे, प्रकाश चाल सबसे अधिक किसमें मारेंगे, वायु में, एयर मारेंगे। यदि एयर ना रहे तो लिक्विड में, लिक्विड ना रहे तो ठोस में। सबसे कम तो होता है प्रकाश चाल किसमें, ठोस में, और सबसे अधिक प्रकाश चाल किसमें होती है, निर्वात में, जिसको कहते हैं वैक्यूम। निर्वात में प्रकाश चाल कितना होता है जानते हैं, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। यदि एग्जैक्ट कहिएगा उसका होता है 29, 97, 92, 498 मीटर प्रति सेकंड। ध्यान दीजिएगा, 29, 97, 92, 458 मीटर प्रति सेकंड होता है, या उसको कीजिएगा 2.9979245 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। इसलिए लगभग इसको मान चलते हैं 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड निर्वात में प्रकाश की चाल। आप देखिए 8 मीटर प्रति सेकंड है, यदि आप किलोमीटर प्रति सेकंड में जाइएगा तो 3 × 10⁵ किलोमीटर प्रति सेकंड, या उसको कह सकते हैं 3 लाख क्या किलोमीटर प्रति सेकंड बोल देगा। निर्वात में प्रकाश की चाल तो हम लोग जानते हैं 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होता है, लेकिन मान लीजिए यहाँ पर ऑप्शन नहीं रहेगा, किलोमीटर प्रति सेकंड में रहेगा, तब क्या मारेंगे 3 × 10⁵ मीटर प्रति सेकंड, 5 किलोमीटर प्रति सेकंड, किलोमीटर में रहेगा तो 3 × 10⁵ किलोमीटर प्रति सेकंड। किलोमीटर में 1000 कम हो जाएगा, हाँ 3 तो कम कर देंगे, तो 8 है 0 10 पे, तो 5 हो जाएगा। 3 × 10⁵ किलोमीटर प्रति सेकंड, या 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड। प्रकाश की चाल अधिकतम संभव चाल है। प्रकाश की चाल क्या है, अधिकतम संभव चाल है। कोई भी वस्तु प्रकाश की तेज से नहीं भाग सकता, यानी प्रकाश की चाल क्या है, अधिकतम संभव चाल है। यानी स्पीड ऑफ लाइट इज मैक्सिमम पॉसिबल स्पीड। स्पीड ऑफ लाइट यानी प्रकाश की चाल इज मैक्सिमम पॉसिबल स्पीड, यानी प्रकाश की चाल अधिकतम संभव चाल है। नथिंग कैन मूव फास्टर देन लाइट, यानी कोई प्रकाश की चाल से भाग नहीं सकता, कोई भी भाग नहीं सकता, यानी प्रकाश की चाल अधिकतम संभव चाल है। कोई भी वस्तु प्रकाश की तेज से यानी प्रकाश की तेज से नहीं भाग सकती है। प्रकाश की चाल सर्वप्रथम ओली रोमर ने 1676 ईस्वी में ज्ञात किया था। कभी पढ़े थे, प्रकाश की चाल सर्वप्रथम किसने, ओली रोमर ने 1676 ईस्वी में ज्ञात किया था। प्रकाश की चाल स्पीड ऑफ लाइट वाज फर्स्ट टाइम मेजर्ड बाय ओली रोमर इन कितना 1676 ईस्वी में। प्रकाश की चाल सर्वप्रथम ओली रोमर ने कब 1676 ईस्वी में ज्ञात किया था। आप देखिए कल ही पढ़े थे अपना लोग निरपेक्ष अपवर्तनांक का एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, उसको स्मॉल एन से भी डिनोट करते हैं या म्यू से भी डिनोट करते हैं। निरपेक्ष अपवर्तनांक के बारे में कल ही पढ़े थे। देखिए सबसे अभी क्या पढ़े थे, प्रकाश की क्या कहते हैं निर्वात में
निर्वात का देख लीजिए, निरपेक्ष अपूर्णांक कितना होता है निर्वात में, यानी म्यू जिसको कहते हैं। निरपेक्ष अपूर्णांक म्यू बराबर कितना, यानी स्मॉल एल भी कर सकते हैं या म्यू भी कर सकते हैं, बात एक है। एब्सोल्यूट रिफ्लेक्टिव इंडेक्स यानी म्यू या एन एक ही चीज़ है, या एन कहिए स्मॉल एन या म्यू कहिए। तो निरपेक्ष अपूर्णांक हो जाएगा, क्या कहते हैं कि निर्वात में कितना होगा, 1 होगा। वायु में कितना हो जाएगा निरपेक्ष अपूर्णांक, यानी एब्सोल्यूट रिफ्लेक्टिव, हाँ 1.000 यानी 1.0003। ऑप्शन में यदि देखिए, जानते हैं क्या पूछा, एक बार क्वेश्चन पूछा था वायु का निरपेक्ष अपूर्णांक कितना होता है। ऑप्शन में जानते हैं क्या क्या दिया था, एन बराबर दिया था 1.03, दूसरा ऑप्शन दिया था एन बराबर 0.0 यानी 1.003, और तीसरा ऑप्शन दिया था एन बराबर 1.0003, और चौथा ऑप्शन दिया था एन बराबर 1.00003, यानी 3 गो 1 पॉइंट के बाद दिया था 3 गो 03, 1 पॉइंट के बाद दिया था क्या 4 गो 03, 1 पॉइंट के बाद दिया था 2 गो 03, और 1 पॉइंट के बाद दिया था 1 गो 03। तो क्या होगा, एयर में अभी तोते पर हैं आपको निरपेक्ष अपूर्णांक कितना 1.000 यानी 000 और उसके बाद 3, लास्ट में 3 लगाना है, और 3 से पहले 3 गो 0 लिखा है। 1.0003 कितना किसका होता है, वायु का निरपेक्ष अपूर्णांक। आप देखिए बर्फ का पूछता है, बर्फ का निरपेक्ष अपूर्णांक कितना होता है 1.31 होता है। आप उसके बाद पानी का देखिए निरपेक्ष अपूर्णांक कितना होता है, पानी का 1.33 होता है। उसको कह सकते हैं n बराबर 4/3 कीजिएगा ना तो 1.33 आता है। बार बार क्वेश्चन पूछता है पानी का निरपेक्ष अपूर्णांक कितना 1.33। आप देखिए केरोसिन तेल का अपूर्णांक कितना होता है 1.49। कहीं कहीं अपना लोग पढ़े थे, कल भी पढ़े थे 1.39 भी पढ़े थे, लेकिन 1.49 याद रखिए। 41 है, हाँ कहीं कल पढ़े थे 1.39 भी पढ़े थे, इसीलिए बोल रहे हैं, समझे। 1.41। तो यहाँ पर देख लीजिए क्या कहते हैं निरपेक्ष अपूर्णांक कितना है 1.41। देखिए कोई दिक्कत 1.41 केरोसिन तेल का निरपेक्छ अपूर्णांक देख लीजिए। अब गलास का पूछता है, बार बार गलास का पूछता है निरपेक्ष अपूर्णांक कितना होता है 1.5। कितना 1.5, या n बराबर होता है 3/2 कीजिएगा भागा तो 1.5 ही आता है, समझे। आप देखिए ग्लिसरीन का देख लीजिए, इसका भी होता है लगभग कितना 1.5 ही होता है, लेकिन क्या कहते हैं सबसे कम बोलेगा तो उसको ऊपर वाला मारेंगे किसको, गलास से कम, गलास से ज़्यादा होता है कौन सी, ग्लिसरीन का। आप देखिए आपको डायमंड का पूछता है बार बार, यानी हीरा का निरपेक्ष अपूर्णांक कितना होता है 2.42। बार बार क्वेश्चन पूछता है हीरा का निरपेक्ष अपूर्णांक कितना 2.42। अब सिलिकॉन का होता है निरपेक्ष अपूर्णांक 3.9, और जर्मेनियम का होता है निरपेक्ष अपूर्णांक कितना 4। आप देखिए ध्यान दीजिएगा निरपेक्ष अपूर्णांक बराबर होता है कौन सी जानते हैं, n इनवर्सली प्रोपोर्शनल 1/v, यानी जिसका चाल अधिक होगा उसका अपूर्णांक निरपेक्ष अपूर्णांक कम होगा, जिसे बताते हैं। अब हम क्या बोले थे प्रकाश में, निर्वात में प्रकाश चाल कितना सबसे अधिक, चाल अधिक होगा तो उसका अपूर्णांक क्या हो जाएगा निरपेक्ष अपूर्णांक कम होगा, इसलिए सबसे कम होता है किसका निर्वात का, n बराबर कितना 1, समझे। उसके बाद होता है वायु का, क्योंकि हम लोग पढ़े हैं सबसे अधिक जो प्रकाश का चाल किस में होता है निर्वात में। उसके बाद क्या पढ़े हैं एयर में, समझे। एयर का कितना होता है 1.0003, इसलिए हम लोग उसको लगभग 1 मान लिख सकते हैं, समझे। आगे जिसका आपको चाल अधिक होगा उसका अपूर्णांक क्या हो जाएगा कम होगा, और जिसका अपूर्णांक कम है उसका समझिए चाल क्या होगा अधिक होगा। इस साइड देखिए यदि निरपेक्ष अपूर्णांक को बढ़ाएंगे तो क्या सघन माध्यम में, सघन माध्यम हम लोग जानते हैं तो सघन माध्यम में वेग क्या होगा कम हो जाएगा। पानी में क्या होगा, ये कहने का मतलब पानी अपेक्षा करेंगे किस में, वायु के ऊपर देख लीजिए, वायु ऊपर में है, वायु विरल माध्यम है, वायु में ज़्यादा तेज गति से चलती है, अपूर्णांक किसका हो जाएगा वायु का। वायु का कितना अभी तुरंत पर है 1.003, लेकिन क्या कहते हैं अभी मान लीजिए पानी का, पानी में अब पानी क्या है सघन माध्यम है, यहाँ पर वेग क्या होगा घटेगा, इसका घटेगा तो अपूर्णांक क्या होगा उसकी अपेक्षा निर्वात की अपेक्षा बढ़ेगा ना। अपूर्णांक देखिए पानी कितना 1.33, समझ रहे हैं। यानी जान लीजिए सघन माध्यम रहेगा तो वहाँ पर उसका क्या कहते हैं वेग क्या होगा लो होगा, तो लेकिन उसका अपूर्णांक अधिक होगा विरल माध्यम की अपेक्षा। यदि विरल माध्यम में मान लीजिए क्या कहते हैं विरल माध्यम में स्पीड अधिक है तो उसका क्या कहते हैं अपूर्णांक क्या हो जाएगा कम हो जाएगा, समझे। अब आगे देखिए यही चीज़ अभी जो पढ़े हैं वही चीज़ है, देख लीजिए क्वेश्चन है इन विच मीडियम स्पीड ऑफ लाइट इज मैक्सिमम, यानी निम्नलिखित में से किस माध्यम में प्रकाश की चाल अधिकतम होती है। जैसे ग्लास दिया है, केरोसिन दिया है, वाटर दिया है, डायमंड। इसमें क्या बोल रहा है प्रकाश की चाल के बारे में बोल रहा है। जिसका देखिए जिसका अपूर्णांक कम होगा उसमें प्रकाश की चाल अधिकतम होगा। अपूर्णांक देखिए सबसे कम किसका है इस ऑप्शन में, ऑप्शन ग्लास का पढ़े हैं 1.5, केरोसिन के क्या पढ़े हैं 1.41 पढ़े हैं, वाटर का क्या पढ़े हैं 1.33 यानी 4/3 को
3 किए थे या 1.33, डायमंड का 2.42 यानी हीरा का 2.42। तो सबसे कम किसका है अपवर्तनांक? वाटर का। तो इसका जो है वाटर का क्या अपवर्तनांक सबसे कम है? तो प्रकाश की चाल अधिकतम किसमें होगी? पानी में ना, प्रकाश का होगा। किसके अपेक्षा? ग्लास, केरोसिन और डायमंड की अपेक्षा। समझ रहे हैं? क्योंकि क्या कहते हैं, निरपेक्ष अपवर्तनांक इनवर्सिव प्रोपोर्शनल क्या होता है? वेग, समझे? यानी स्पीड ऑफ लाइट, प्रकाश की चाल के बारे में बोल रहे हैं। यानी जिसका चाल अधिक उसका अपवर्तनांक क्या होना चाहिए? कम होना चाहिए। इसलिए क्वेश्चन इसमें दिया हुआ, निम्नलिखित में से किस माध्यम में प्रकाश की चाल अधिकतम है? यानी प्रकाश चाल अधिकतम बोल रहा है, जैसे यानी वहाँ पर क्या होना चाहिए? प्रकाश चाल अधिकतम है तो अपवर्तनांक के निरपेक्ष अपवर्तनांक क्या होना चाहिए? कम होना चाहिए। तो कम सबसे कम किसका है? वाटर का है। किसकी अपेक्षा में? ग्लास, केरोसिन और डायमंड की अपेक्षा। समझे? आप देखिए, किसी माध्यम में प्रकाश की चाल होता क्या है? किसी माध्यम में प्रकाश की चाल क्या होता है? ऊपर में क्या कहते हैं, किसी माध्यम में प्रकाश की चाल है आपको v बराबर c/n। n तो पर है अभी क्या? निरपेक्ष अपवर्तनांक। देखिए, इसको याद करने के लिए एक ही चीज है इसका। n तो है आपको क्या कहते हैं? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। और c क्या है? निर्वात में प्रकाश की चाल। निर्वात में प्रकाश की चाल है कौन सी? निर्वात में प्रकाश की चाल c। और n क्या है? निरपेक्ष अपवर्तनांक पढ़े हैं, v जानबे करते हैं प्रकाश की चाल। तो v बराबर c/n इसलिए किए थे, v समानुपाती v इनवर्सिव प्रोपोर्शनल क्या 1/n कर सकते हैं ना। इसलिए बोले थे आपको, अपवर्तनांक जिसका अधिक रहेगा उसका चाल कम रहेगा, जिसका चाल अधिक रहेगा उसका अपवर्तनांक कम रहेगा। क्वेश्चन एगो दे दिया है यहाँ पर, देख लीजिए। हाँ, क्वेश्चन पूछता है अपवर्तनांक का जो है, अपवर्तनांक का मात्रक क्या होता है? रिफ्लेक्टिव इंडेक्स इज ए यूनिटलेस यूनिट, यानी अपवर्तनांक का कोई मात्रक नहीं होता है। क्योंकि आप जान लीजिए, उसमें जो है आपको निर्वात में प्रकाश की चाल को c है, स्मॉल c। और क्या कहते हैं यहाँ पर चाल को भी क्या? चाल को भी स्मॉल c जो है आपको निर्वात में प्रकाश की चाल को क्या? मीटर प्रति सेकंड में मापते हैं। निर्वात में प्रकाश की चाल को किस में मापते हैं? मीटर प्रति सेकंड में। नीचा में भी आप वेग को क्या मापेंगे? मीटर प्रति सेकंड में प्रकाश की चाल को। दोनों कट जाएगा यहाँ, इसलिए आपको अपवर्तनांक का क्या हो जाएगा? मात्रकहीन हो जाएगा, यानी यूनिटलेस हो जाएगा। समझे? रिफ्लेक्टिव इंडेक्स इज ए यूनिटलेस यूनिट। समझे? पूछ देता अपवर्तनांक का मात्रक क्या होता है? मतलब दे देगा, दे देगा यूनिटलेस भी दे, यूनिटलेस होगा। क्यों होगा? समझिए। बहुत ही फिगर देख लीजिए। विरल माध्यम ऊपर मान लीजिए है, नीचे में सघन माध्यम है। ठीक है? यदि जानते हैं क्या होता है? यदि आपतित किरण क्या होता है? अविलंब की ओर मुड़ जाता है, अविलंब की ओर मुड़ जाता है। और क्या कहता है? एक होता है क्या? आपतित किरण क्या होता है? अविलंब से दूर मुड़ जाता है। उस स्थिति में क्या होता है? इसको देख लीजिए आप। सघन माध्यम से क्वेश्चन है, सघन माध्यम से विरल माध्यम में अविलंब के अनुदिश यात्रा करने पर, यानी सघन से कहाँ? देखिए होता क्या? विरल से यदि सघन में आइएगा तो अविलंब की ओर मुड़ जाएगा। यदि सघन से विरल में जाएगा क्या होगा? अविलंब से दूर चला जाएगा। यानी विरल माध्यम से सघन में आइएगा अविलंब की ओर मुड़ जाएगा। और यदि आप सघन से विरल में जाइएगा, ऊपर मान लीजिए सघन दे दिए हैं, सघन से इधर क्या कर विरल में आइएगा तो अविलंब से क्या होगा? दूर भाग जाएगा। समझे? आप देखिए क्वेश्चन यही पर क्वेश्चन है। सघन माध्यम से विरल माध्यम में जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं? सघन से विरल में जा रहे हैं। अविलंब के अनुदिश यात्रा करने वाली क्या होगा? ऑप्शन अविलंब की और अपवर्तित होगा। जो हम जानते हैं अविलंब से दूर जाता है ना। किसमें? जब सघन माध्यम से विरल माध्यम आते हैं, अविलंब से दूर जाता है ना। ऑप्शन में है, देख लेते हैं। ये अविलंब की ओर अपवर्तित होती है, गलत है। अविलंब की ओर नहीं, अविलंब से दूर होता है। जैसे सघन से विरल हो जाएगा क्या होगा? दूर हो जाएगा। अविलंब से दूर अपवर्तित होती है, यानी कि क्या यहाँ पर लिखा? सीमा के साथ जाता है और अपवर्तित नहीं होती है। ध्यान दिए यहाँ पर। अच्छा, क्वेश्चन क्या नहीं समझे? सघन माध्यम से विरल माध्यम में अविलंब का अनुदेश पूछ रहा है, 90 डिग्री पर पूछ रहा है। तो 90 डिग्री पर तो उसी पर रेखा पर चल जाता है, यहाँ पर मुड़ता थोड़ा है। ठीक है? यदि आपको ऐसे क्वेश्चन देगा, सघन माध्यम से यदि हम विरल माध्यम में जाते हैं तो उसमें क्या होता है? रिफ्लेक्टिव यानी अविलंब से दूर चला जाता है। लेकिन क्वेश्चन ये है, सघन माध्यम से विरल माध्यम हम जा रहे हैं, लेकिन किसके अनुदेश? अविलंब का अनुदेश, यानी परपेंडिकुलर उसी पर आ रहे हैं, उसी पर जा रहे हैं। तो इसमें होगा कुछ चीज और परिवर्तित हो जाएगा, कुछ नहीं होगा।
नहीं तो आपका अविलंब की ओर मुड़ेगा, ना ही अविलंब से दूर होगा असीमा के साथ भी नहीं, सीधा आ जाएगा कुछ अपरिवर्तित नहीं होगा, समझे। आज ये प्रकाश की एक किरण कांच से हवा में गुजरती है, प्रकाश एक किरण कहाँ, कांच से हवा, कांच का अपना लोग अपवर्तनांक कितना पर है 1.5 पर है, ग्लास का अपवर्तनांक कितना पर है 1.5 पर है, और हवा का कितना पर है 1.003, यानी अपवर्तनांक किसका अधिक, ग्लास का, 1.5 ग्लास का। ठीक है, ग्लास का अधिक है। आप कहाँ जा रहे हैं, ग्लास से कहाँ जा रहे हैं, यानी कांच से कहाँ जा रहे हैं, हवा में जा रहे हैं, यानी ग्लास एयर यानी सघन से कहाँ जा रहे हैं, विरल में जा रहे हैं। सघन से विरल जाएगा तो क्या बोले थे आपको, दूर भाग जाएगा, दूर भाग जाएगा। तो ऑप्शन में है आपतन कोण के बराबर, आपतन कोण से अधिक और आपतन कोण से छोटा और 45 डिग्री, क्या हो जाएगा, आपतन कोण से अधिक हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि हम सघन माध्यम से कहाँ आ रहे हैं, विरल मार रहे हैं। क्वेश्चन दिया है प्रकाश की एक किरण कांच से कहाँ, हवा में गुजरती है, अपवर्तन कोण होगा, समझे। कांच का कितना होता है अपवर्तन 1.5 और क्या कहता है हवा का 1.0003, इसलिए जो है आपको कहाँ जा रहे हैं, ग्लास से कहाँ जा रहे हैं, यानी कांच से कहाँ जा रहे हैं, हवा में जा रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, आपतन कोण से अधिक हो जाएगा। अब देखिए हवा में यात्रा करने वाली प्रकाश की किरण पानी में जाती है, यानी हवा से कहाँ, पानी में जाएंगे। हवा का अपवर्तनांक कितना पर है 1.003, और कहाँ जा रहे हैं, पानी में जा रहे हैं, यानी विरल से कहाँ जा रहे हैं, हम सघन में जा रहे हैं। पानी का 1.33 है, तो हम लोग विरल से कहाँ जा रहे हैं, सघन में जा रहे हैं, तो क्या अविलंब की ओर मुड़ेंगे ना। ऑप्शन देखिए 90 डिग्री, आपतन कोण से छोटा, आपतन कोण के बराबर और आपतन कोण से अधिक, क्या हो जाएगा, आपतन कोण की तरफ मुड़ेंगे तो आपतन कोण छोटे न होगा, समझे। आपतन कोण से छोटा, कोई दिक्कत। आगे देखिए, आगे बढ़ जाते हैं। अपवर्तन के नियम देख लीजिए क्या है। आपतित किरण, अविलंब और अपवर्तित किरण तीनों क्या होगा, हमेशा एक ही तरफ में होगा, जो पढ़े अभी बार। सनेल का नियम पढ़े हैं, सनेल का नियम sin i बटे sin r इक्वल टू कांस्टेंट पढ़े हैं ना, sin i बटे sin r n2 बटे n1। चलिए आगे बढ़ते हैं, जो इम्पोर्टेंट होगा उसे भी देख लेंगे। क्वेश्चन एक देख लीजिए। क्वेश्चन पूछता है इनमें से कौन सा कांच में न्यूनतम वेग के साथ यात्रा करेगा। न्यूनतम वेग के साथ पूछ रहा है, वेग यानी तरंग सबसे कम किसका होगा, इसके पूछ रहा है। इनमें से कौन सा कांच में न्यूनतम वेग के साथ यात्रा करता है। ऑप्शन सुनिए, तरंग किसका है, इनमें से, यानी ऑप्शन में है इनमें से कौन सा कांच में न्यूनतम वेग के साथ यात्रा करेगा। न्यूनतम वेग यानी तरंग जिसका कम होना चाहिए, इसे जोर से याद रखिए। ऑप्शन है लाल, बैंगनी, हरा, पीला। हम लोग क्या पढ़े थे, BIBGYOR, यानी रेड का तरंग सबसे अधिक है ना रेड का, उसके बाद सबसे कम किसका, बैंगनी का होगा। तो क्या कहते हैं, बैंगनी का जो होगा, तो बैंगनी का होगा, तो वही पूछ रहा निम्न में से कौन सा कांच में न्यूनतम वेग के साथ यात्रा करेगा। क्या होगा, वायलेट, बैंगनियम होगा, समझे। तरंग सबसे कम किसमें, वायलेट में होगा, रंग के रंग, समझे। अब देखिए निर्वात में सभी रंग समान चाल से चलते हैं। निर्वात में सभी रंग कैसा चलता है, समान चाल से चलता है, किंतु एक दिए हुए माध्यम में लाल रंग सबसे तेज, जबकि बैंगनी रंग सबसे धीरे चलता है, समझे। लाल रंग क्या होगा, सबसे तेज चलेगा, बैंगनी रंग सबसे धीरे चलेगा, क्योंकि जानते हैं आपको तरंग सबसे अधिक होता है, डेविएशन उसका क्या, लाल रंग का कम होता है, लेकिन बैंगनी रंग का डेविएशन सबसे अधिक होता है, विचलन सबसे अधिक इसका होता है, बैंगनी रंग का होता है, समझे। अब देखिए अपना तुरंत पढ़े हैं क्या, अब अपने तुरंत पढ़े हैं क्या कहते हैं, रिफ्लेक्टिव, क्या कहते हैं, निरपेक्ष अपवर्तनांक। इन्वर्सिव अपवर्तनांक क्या होता है, 1/λ, यानी तरंग जिसका कम उसका निरपेक्ष अपवर्तनांक अधिक, जिसका निरपेक्ष अपवर्तनांक कम उसका तरंग अधिक, समझे। तो हम लोग यहाँ तुरंत पढ़े हैं। अच्छा एक चीज बताइए, लाल रंग का तरंग सबसे अधिक होगा, तो लाल रंग का जो है निरपेक्ष अपवर्तनांक क्या होगा, कम होगा, अधिक होगा, उल्टा है रिलेशन, जिसका तरंग अधिक उसका निरपेक्ष अपवर्तनांक क्या कम, समझे। इसलिए देख लीजिए ऊपर में देख लीजिएगा, लैम्डा के यानी तरंग सबसे कम है किसका, वायलेट में, तो इसका क्या कहते हैं, इसका जो निरपेक्ष अपवर्तनांक क्या होगा, अधिक हो जाएगा। और जिसका मान लीजिए लाल रंग का तरंग सबसे अधिक है ना, उसका जो है निरपेक्ष अपवर्तनांक क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, इन्वर्सिव प्रोपोर्शनल होता है, समझे। किसी माध्यम का अपवर्तनांक बैंगनी रंग के लिए अधिकतम अपवर्तनांक, लेकिन बैंगनी रंग का अधिक होगा, अपवर्तनांक बैंगनी रंग का अधिक होगा, लेकिन लाल रंग का अपवर्तनांक क्या होगा, न्यूनतम होगा, लेकिन तरंग लाल रंग का सबसे अधिक, बैंगनी का कम होगा, लेकिन अपवर्तनांक किसका अधिक होगा, बैंगनी का अधिक होगा, तो जो अपवर्तनांक कम होगा, उसके इन्वर्सिव प्रोपोर्शन होता है ना, समझे। इसलिए अपवर्तनांक का मान निर्भर करता है, सुनिए,
अपवर्तन का जो क्या कहते हैं मान जो है निर्भर कर टेम्परेचर पर भी निर्भर करेगा। जब टेम्परेचर बढ़ाएंगे ना अपवर्तन का क्या कहते हैं मान भी क्या हो जाएगा, घट जाएगा। उसका इन्वर्सली प्रोपोर्शन होता है किसका, तापमान का। अपवर्तन जो है तापमान का क्या होता है, इन्वर्सली प्रोपोर्शन होता है। यानी तापमान बढ़ाएंगे तो अपवर्तन क्या होगा, घटेगा। क्योंकि हम जानते हैं तापमान बढ़ाएंगे तो वेग क्या होगा, बढ़ेगा। तापमान बढ़ाएंगे तो वेग क्या होगा, बढ़ेगा। तो अपवर्तन ऑटोमेटिक है घटेगा। तो अपवर्तन जो है किस पर डिपेंड करता है, तापमान पर भी डिपेंड करता है। लेकिन माध्यम पर भी तो अभी पढ़े हैं तुरंत अपवर्तन, भिन्न माध्यम में भिन्न होता है अपवर्तन, पढ़े है ना अभी। तो ऑप्शन दिया है अपवर्तन का मान निर्भर करता है। ऑप्शन ए में है मीडियम, ऑप्शन बी में है कलर ऑफ लाइट यानी प्रकाश का रंग, और तीसरा दिया हुआ है टेम्परेचर, और चौथा दिया हुआ ऑल ऑफ एबव, और पांचवा दिया हुआ है मीडियम एंड कलर ऑफ लाइट। यानी पहला ऑप्शन है माध्यम, दूसरा है प्रकाश का रंग, तीसरा ऑप्शन है टेम्परेचर यानी तापमान, चौथा ऑप्शन है ये सभी, और पांचवा ऑप्शन है माध्यम या माध्यम और प्रकाश का रंग। इसमें सभी हो जाएगा क्योंकि हम जानते हैं अपवर्तन का मान जो निर्भर करता है माध्यम पर भी करता है, क्योंकि भिन्न माध्यम अपवर्तन क्या होता है, अलग अलग होता है। कलर ऑफ लाइट यानी प्रकाश की चाल वेग तो अभी पढ़े हैं, लाल रंग का जो है लाल रंग का भी पढ़े ना अपवर्तन क्या होता है, सबसे कम होता है, लाल रंग का कम होता है अपवर्तन, लेकिन उसका वेग अधिक होता है। बैगनी रंग का अपवर्तन क्या होता है, सबसे अधिक होता है, लेकिन वेग उसका तरंग क्या होता है, कम होता है। इसलिए तो आप क्या कहते हैं रंग पर भी डिपेंड करता है अपवर्तन, और टेम्परेचर पर भी किए हैं अभी। टेम्परेचर अधिक होगा तो क्या कहते हैं अपवर्तन कम होगा, टेम्परेचर अधिक होगा तो क्या कहता है आपको जो है वेग क्या होगा, अधिक होगा, लेकिन अपवर्तन क्या होगा, उसका कम हो जाएगा। इसलिए तीनों पर डिपेंड करता है, समझे। माध्यम पर भी अपवर्तन डिपेंड करता है, कलर ऑफ लाइट यानी प्रकाश की चाल रंग पर भी डिपेंड करता है, और टेम्परेचर यानी तापमान पर भी निर्भर करता है, समझे। जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो इसका रंग और आवृत्ति नहीं बदलता है, आकृति। हाँ देखिए ध्यान दीजिएगा, जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है इसका रंग और आवृत्ति यानी फ्रीक्वेंसी नहीं बदलता है, आकृति फ्रीक्वेंसी है। When light enters from one medium to another, its color and frequency do not change। यानी जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो इसका रंग यानी कलर और आवृत्ति यानी फ्रीक्वेंसी नहीं बदलता है। नीचे देख लीजिए और है इम्पोर्टेंट, प्रकाश का रंग, यहाँ पर रंग के बारे में हो रहा है, प्रकाश का रंग उसकी आवृत्ति पर निर्भर करता है। प्रकाश का रंग किस पर निर्भर करता है, फ्रीक्वेंसी पर निर्भर करता है। हाँ, जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो इसका रंग और आवृत्ति नहीं बदलता है, लेकिन प्रकाश का रंग किस पर डिपेंड करता है, फ्रीक्वेंसी पर। कलर ऑफ लाइट इज ए प्रॉपर्टी यानी प्रॉपर्टी ऑफ फ्रीक्वेंसी, यानी प्रकाश का रंग उसकी आवृत्ति पर निर्भर करता है, समझे। आप देखिए यहाँ पर समझने वाला बात है, विरल से सघन में आएंगे तो क्या होगा, ध्यान दीजिएगा। आपतित किरण पढ़े हैं, कौन क्या होगा, आपतन कौन, अस्मोलाई, और क्या कहते हैं अपवर्तित किरण क्या होगा, अस्मोलार। देखिए जब हम कहाँ जाएंगे, विरल से सघन में जाएंगे, विरल से कहाँ सघन में जाएंगे तो हम जानते हैं अस्मोलार छोटा हो जाएगा अस्मोलाई से, यानी क्या कहते हैं आपतन कौन सा क्या कहते हैं छोटा हो जाएगा, कौन सी अपवर्तित किरण हो जाएगा, यानी स्मॉल आर छोटा हो जाएगा, स्मॉल आई से क्या विरल से कहाँ जा रहे हैं, सघन में। स्पीड भी क्या होगा, घट जाएगा, हम जानते हैं। जैसे क्या कहते हैं आप विरल से सघन में आइएगा तो अविलंब की ओर मुड़ जाइएगा ना, मुड़िएगा तो इसका क्या होगा, चाल घट जाएगा ना, चाल घट जाएगा तो यानी तरंगेज भी घट जाएगा। लेकिन अपवर क्या कहते हैं फ्रीक्वेंसी यानी कलर का क्या होगा, कांस्टेंट रहेगा। अभी पढ़े ना, तो फ्रीक्वेंसी एक माध्यम दूसरे माध्यम में जाएगा तो आवृत्ति पर क्या होगा, दूसरे माध्यम में जाता है तो प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो रंग और आवृत्ति नहीं बदलते हैं, यानी जो क्या कहते हैं एक माध्यम दूसरे माध्यम में जाएगा तो उसका कलर बदलेगा, नहीं बदलेगा, कांस्टेंट रहेगा। इसलिए जब देखिए सीधा जान लीजिए, जब प्रकाश जब सीधा जान लीजिए विरल से कहाँ सघन माध्यम में आएगा तो क्या कहते हैं एंगल सीधा जानिए आई ग्रेटर देन स्मॉल आर, स्पीड क्या होगा, घट जाएगा। कहाँ से जा रहे हैं, विरल से सघन में जा रहे हैं, क्योंकि अविलंब पर मुड़ेंगे तो स्पीड भी घट जाएगा और तरंगदेज भी क्या हो जाएगा, लैम्डा तरंगदेज क्या होगा, घट जाएगा। लेकिन फ्रीक्वेंसी कलर ऑफ फ्रीक्वेंसी रंग का क्या हो जाएगा, सेम ही रहेगा, कॉन्स्टेंट रहेगा। और यदि आप सघन से विरल में जाते हैं, सघन से विरल में जाएंगे तो क्या हो जाएगा, आर का मान क्या हो जाएगा, अधिक हो जाएगा, एंगल आर ग्रेटर देन कौन सी आई, समझे। अब स्पीड भी क्या हो जाएगा, इसका बढ़ जाएगा, स्पीड बढ़ेगा तरंगदेज भी बढ़ जाएगा, तरंगदेज बढ़ जाएगा, लेकिन फ्रीक्वेंसी कलर का क्या हो जाएगा, कॉन्स्टेंट ही रहेगा। हमको तुरंत बताए थे सरेस का लॉ होता है साइन आई बटे साइन आर, इसका जो होता है कौन सी n2 बटे n1, अब इसको वही होता है v1 बटे v2 या λ1 बटे λ2। इसको देख लीजिएगा, आगे में थोड़ा समझ जाइएगा, कोई दिक्कत नहीं।
के अपवर्तन के प्रभाव देख लीजिए कहाँ कहाँ होता है। पानी से भरी बाल्टी, प्रकाश के अपवर्तन का प्रभाव, इफेक्ट ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। पानी से भरी बाल्टी प्रकाश के अपवर्तन का अति प्रभाव कारण ऐसा है। बीकर जानते हैं, बीकर, स्विमिंग पूल इत्यादि का कम गहरा दिखना, ये किसका उदाहरण है? प्रकाश के अपवर्तन का। बार बार क्वेश्चन पूछता है दोस्तों। पानी से भरी बाल्टी में किसी सिक्के के ऊपर दिखना, ये भी क्या है? प्रकाश के अपवर्तन के कारण है। पानी से भरी बाल्टी में किसी छड़ का मुड़ा हुआ दिखना भी क्या है? प्रकाश के अपवर्तन के कारण है। यानी तारों का टिमटना भी क्या है? यानी तारों का टिमटना, सडन एंड रैंडम चेंज इन इंटेंसिटी ऑफ लाइट ऑफ स्टार, यानी तारे की प्रकाश की तीव्रता में अचानक बदलाव आना क्या है? इस प्रकाश के अपवर्तन के कारण है, समझे? अब देखिए सूर्य के उसके वास्तविक समय से पहले उगना और छिपने के बाद तक दिखाई देना क्या है? प्रकाश के अपवर्तन के कारण है, समझे? अब देखिए TI या टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन क्या होता है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना केवल तभी संभव है जब प्रकाश कहाँ से आएगा? सघन से विरल माध्यम में आएगा। कल भी बोले थे पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए क्या होना चाहिए? माध्यम क्या होना चाहिए? सघन से विरल माना चाहिए, समझे? आप देखिए जब आगे देख लेते हैं, जब अपवर्तन कोण R का मान 90 डिग्री होता है तो आपतन कोण एंगल I क्या हो जाएगा? क्रांतिक कोण कहलाता है। यानी क्या है इसमें? जब अपवर्तन कोण R का मान कितना होना चाहिए? R का मान कितना? 90 डिग्री होना चाहिए। यानी क्या कहते हैं देख लीजिए, यानी अपवर्तन कोण का मान कितना होना चाहिए? 90 डिग्री होगा तो आपतन कोण I, यानी आपतन कोण कौन चीज? I क्रांतिक कोण कहलाता है, समझे? ध्यान दीजिएगा, समझ जाएगा। I बराबर क्या होगा? एंगल ऑफ इंसिडेंस। आपतन कोण I बराबर आपतन कोण और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन यानी अपवर्तन कोण R। क्वेश्चन पूछता है TIR पूर्ण आंतरिक परावर्तन नहीं हो सकता है जब प्रकाश किस माध्यम से किस माध्यम बहेगा। यानी आप जानते हैं पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए कौन माध्यम चाहिए आपको? सघन से विरल चाहिए, समझे? सघन से कैसा चाहिए? विरल चाहिए। तो आप देखिए ऑप्शन में दिया हुआ है TIR यानी पूर्ण आंतरिक परावर्तन नहीं हो सकता जब प्रकाश, देखिए पानी से गिलास पूछ रहा है, गिलास से पानी पूछ रहा है, पानी से हवा पूछ रहा है और गिलास से हवा। देखिए पानी का अपवर्तन कितना पड़े हैं? 1.33। गिलास का कितना पड़े हैं? 1.5 पड़े हैं गिलास का। 1.5 पड़े हैं। तो अब देखिए पानी से कहाँ जा रहे हैं? गिलास में जा रहे हैं। 1.3 से 5 जा रहे हैं, यानी अपवर्तन किसका है? पानी का कम से कहाँ जाना है? इधर जा रहे हैं, यानी विरल साफ सघन में जा रहे हैं। इसी में तो नहीं होगा पूर्ण आंतरिक परावर्तन। लेकिन देखिए अब गिलास का 1.5 होता है, पानी का 1.33, यानी सघन से विरल में जा रहे हैं, इसमें तो होगा पूर्ण। अब देखिए पानी से हम हवा जा रहे हैं, पानी का कितना होता है? 1.33 से हवा का कितना पड़े? 1.0003 पर है, इसमें भी होगा क्योंकि आप सघन से कहाँ जा रहे हैं? विरल में जा रहे हैं। अपवर्तन किसका? देखिए आप गिलास से कहाँ जा रहे हैं? हवा में जा रहे हैं। गिलास का अपवर्तन कितना? 1.5 पर है और हवा का 1.00, यानी आप कहाँ जा रहे हैं? सघन से विरल में जा रहे हैं। तो इसमें पूर्ण आंतरिक परावर्तन होगा। लेकिन बोलता है किसमें नहीं होगा? यानी पानी से गिलास में होगा? नहीं होगा। विरल से सघन में तो होगा क्योंकि पानी का अपना तुरंत पर है 1.33 और गिलास का 1.5 होता है, यानी विरल से सघन में कभी नहीं होगा पूर्ण आंतरिक परावर्तन। यानी पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए आपको कैसा माध्यम चाहिए? सघन से विरल की चाहिए, ना कि विरल से सघन माध्यम। विरल से सघन चाहिए, समझे? इसलिए पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए माध्यम कैसा होना चाहिए? सघन से विरल की ओर होना चाहिए, समझे? डेंसर टू क्या है? रेयर। अच्छा ठीक, सघन माध्यम में जो है, सघन माध्यम में वेग क्या होता है? कम हो जाता है, लेकिन अपवर्तन क्या होता है? अधिक होता है ना? इसलिए सघन माध्यम अपवर्तन अधिक होना चाहिए। इसलिए गिलास का अपवर्तन क्या है? यहाँ अधिक है सघन माध्यम में। गिलास और पानी क्या है? 1.33 है ना, इसलिए गिलास का अधिक हो गया कुछ अपवर्तन और पानी का कम अपवर्तन, इसलिए यहाँ पर हुआ था, समझे? पूर्ण आंतरिक परावर्तन। देखिए जब आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से भी अधिक होता है तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना घटती है। जब आपतन कोण का मान किससे होगा? बड़ा क्रांतिक कोण से अधिक हो जाएगा तब पूर्ण आंतरिक परावर्तन होगा, समझे? यहाँ पर ध्यान देने वाला बात था, वो पीछे मिस हो गया। जब अपवर्तन कोण R का मान 90 डिग्री होता है, अपवर्तन कोण R का मान कितना? 90 डिग्री होगा तो आपतन कोण I, आपतन कोण क्या? I क्रांतिक कोण कहलाता है, यानी जो I होगा नहीं यही क्या कहलाएगा? क्रांतिक कोण कहलाएगा। नीचे में क्या दिया हुआ था? जब आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से अधिक, जब आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से भी अधिक होता है तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन घटना होती है।
जब क्रांतिक कोण से मान अधिक होगा तभी पूर्णांतिक परावर्तन होगा, समझे, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन है क्या जानते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण नहीं है? सूर्य सूर्यास्त के समय लाल दिखाई देना, रात में तारों का टिमटिमाना, सूर्य का उसकी वास्तविक ऊंचाई से अधिक ऊंचाई दिखना, सूर्य वास्तविक सूर्योदय से 2 या 3 मिनट पहले दिखाई देना। यानी सूर्य क्या होगा, सूर्यास्त के समय लाल दिखाई देना, यही है कौन चीज़? ये अब वायुमंडलीय अपवर्तन का नियम नहीं है, क्योंकि हम लोग पढ़े ना, सूर्य सूर्यास्त के समय लाल दिखाई वाला नहीं पड़े, सूर्य 2 मिनट पहले दिख जाता है, समझे, और 2 मिनट क्या कहते हैं, डूबने के 2 मिनट पहले तक दिखाई देता है। उसका बारे में पढ़े थे क्या, अपवर्तन के बारे में क्या पढ़े थे अभी सूर्य के बारे में? सूर्य के बारे में, सूर्य यानी अपवर्तन के बारे में पढ़े थे। सूर्य के उसके वास्तविक समय से पहले उगना और छिपने के बाद तक दिखाई देना, ये था क्या अपवर्तन का नियम था ना, प्रकाश के अपवर्तन का था है? नहीं, थोड़ा देख लेते हैं, पूरा खत्म कर। अब एक पानी की टंकी उथली दिखाई देती है, एक पानी की टंकी कैसा देखा जाता है, उथली यानी चलो ओवर दिखाई देती है। जब इसके ऊपर से देखा जाता है तो कैसा होता है, रिफ्लेक्शन अपवर्तन के कारण सीधा जान लीजिए कि जो है ना ऐसा होता है। अभी तो पढ़े है ना, उथली कहे लिखा था, अपवर्तन के कारण, प्रकाश का अपवर्तन के कारण। आज देखिए यहाँ पर क्वेश्चन बहुत बढ़िया दिया है, व्हाट इज स्टार ट्विंकलिंग, यानी तारे की टिमटिमाना क्या कहलाता है, यानी तारे की टिमटिमाहट क्या कहलाते हैं। क्वेश्चन बार बार क्वेश्चन पूछता है, इसके बारे में क्या बोले थे, तारे की टिमटिमाहट के बारे में बोले थे। इसका क्या होता है, द रैपिड रैंडम चेंज इन द ब्राइटनेस ऑफ स्टार, यानी अचानक जो है क्या होना चाहिए, यानी क्या कहते हैं आपको, तारे की चमक में, हाँ तारे की चमक क्या कहते, अचानक हो जाना, बदलाव होना है, क्या है तारे का टिमटिमाना, क्या किसका उदाहरण है, अचानक होना चाहिए। देखिए तारे की टिमटिमाहट क्या है, ऑप्शन क्वेश्चन क्या लिखा हुआ, ऑप्शन ए में लिखा हुआ है एक तारे की चमक में बदलाव, लिखा हुआ एक तारे के रंग में बदलाव, दूसरा ऑप्शन, तीसरा है आकार में तारे का स्पष्ट जगमगाहट, चौथा ऑप्शन है तारे की चमक में तेज अनियमित बदलाव। अभी तुरंत पढ़े ना, तारे की टिमटिमाहट क्या होगा, द रैपिड रैंडम चेंज इन द ब्राइटनेस ऑफ स्टार, तो क्या होगा, तारे की चमक में तेज या अनियमित बदलाव क्या हो जाएगा, तारे की टिमटिमाहट का हो जाएगा उदाहरण, समझे। TIR पूर्ण आंतरिक परावर्तन पॉसिबल है, देखिए यहाँ पर भी क्वेश्चन पूछ दिया, बार बार जानते हैं क्वेश्चन पूछ जाता है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन पॉसिबल कब होगा, हम जानते हैं सघन से कहाँ जाएंगे, विरल में माध्यम जाएंगे। सघन में क्या पढ़े हैं अभी, सघन में तो क्या कहते हैं स्पीड कम होगा लेकिन अपवर्तनांक अधिक हो जाएगा सघन में, समझे, अपवर्तनांक कम कहाँ होगा, विरल में। तो TIR का क्या पढ़े अभी, पूर्ण आंतरिक परावर्तन के पढ़े हैं, सघन से कहना चाहिए, विरल में चाहना चाहिए। ऑप्शन है, देखिए ऑप्शन ए दिया है, वाटर से केरोसिन, वाटर का कितना पढ़े हैं 1.33 और केरोसिन का 1.5, यहाँ विरल से सघन में जाने होगा, नहीं होगा, पूर्ण आंतरिक परावर्तन नहीं होगा इसमें। ऑप्शन दूसरा दिया है केरोसिन से ग्लिसरीन, केरोसिन का कितना पढ़े हैं 1.41 पढ़े हैं, और ग्लिसरीन का कितना पढ़े हैं 1.5 पढ़े हैं, 1.41 से 1.5 जाएगा, विरल से सघन में जाएगा, ये भी नहीं होगा पूर्ण आंतरिक परावर्तन। तो चौथा ऑप्शन दिया है केरोसिन से डायमंड, केरोसिन का भी तुरंत पढ़े हैं 1.41 और डायमंड का कितना पढ़े हैं 2.42, यानी हीरा का कितना पड़ता है 2.42, यहाँ भी हम विरल से सघन माध्यम जा रहे हैं, ये भी होगा, नहीं होगा यहाँ पर पूर्ण आंतरिक परावर्तन। चौथा में दिया हुआ है केरोसिन से वाटर, यानी केरोसिन का कितना 1.41, वाटर का पड़े 1.33, यानी यहाँ पर क्या है सघन से विरल में जा रहे हैं, इसलिए यहाँ पर हाँ ज़्यादा से कम में जा रहे हैं अपवर्तन, इसलिए यहाँ पर होगा पूर्ण आंतरिक परावर्तन, समझे, ऑप्शन अनुसार देखा जाता है। देखिए पूर्ण आंतरिक परावर्तन का उदाहरण देख लीजिए, हीरे का चमकना क्या है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन का उदाहरण है। मृग मरीचिका का बनना भी क्या है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन का उदाहरण है, जानते हैं। क्वेश्चन ये पूछता है, यदि क्या कहते हैं ऑप्शन में ये रहेगा मृग मरीचिका, क्वेश्चन ऑप्शन में ये रहेगा TIR जानबे करते हैं पूर्ण आंतरिक परावर्तन कारण जो है मृग मरीचिका बनता है। ऑप्शन में एक रहेगा TIR या डिफ्लेक्शन रहेगा, यानी पूर्ण आंतरिक परावर्तन रहेगा, अपवर्तनांक रहेगा, ठीक है, और दूसरा रहेगा कौन चीज़ TIN पूर्ण आंतरिक परावर्तन, तीसरा ऑप्शन रहेगा रिफ्लेक्शन यानी अपवर्तन। यहाँ पर यदि TIR के साथ यदि रिफ्लेक्शन रहेगा तो मारना है उसको ऑप्शन, समझे, मृग मरीचिका में सिर्फ यदि TIR रहेगा उसके साथ देखिएगा रिफ्लेक्शन रहेगा तो उसको हमको ले चलना है, समझे। यदि TIR यदि सिंगल रहेगा पूर्ण आंतरिक परावर्तन रहेगा तो उसको मार के निकल जाएगा, समझे। आप देखिए प्रकाश तंतु के बारे में जान लीजिए, अभी क्या पढ़ रहे हैं, पूर्ण आंतरिक परावर्तन का उदाहरण पढ़ रहे हैं। प्रकाश तंतु भी क्या है, ये भी आपको पूर्ण आंतरिक परावर्तन का उदाहरण TIR का उदाहरण है। क्वेश्चन पूछता है फादर ऑफ ऑप्टिकल फाइबर, यानी प्रकाश तंतु का पिता किसे कहा जाता है, नरेंद्र कपानी बोला जाता है, भारतीय मूल का अमेरिकी वैज्ञानिक था, समझे। प्रकाश तंतु का क्या कहते हैं पिता किसको बोला जाता है, फादर ऑफ ऑप्टिकल फाइबर का नरेंद्र मोदी याद रखिए ना, नरेंद्र कपानी कहाँ था वो, भारतीय मूल का अमेरिकी वैज्ञानिक था। इंडोस्कोप भी क्या है, इंडोस्कोपी भी क्या है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन का उदाहरण है। आज देखिए प्रकाश का प्रतिनन,
स्केटिंग ऑफ लाइट, प्रकाश का परिकीर्णन का उदाहरण दे दीजिए। बहुत बार क्वेश्चन पूछा है। आकाश का नीला रंग दिखाई देना क्या है, किसके कारण? प्रकाश का परिकीर्णन के कारण, स्केटिंग ऑफ लाइट के कारण होता है आकाश का नीला रंग दिखाई देना। और समुद्र का नीला रंग दिखाई देना भी क्या है? ब्लू कलर ऑफ सी, ये भी आपको प्रकाश का परिकीर्णन के कारण होता है। सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य का लाल रंग दिखना, सूर्योदय, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर क्या लिखा हुआ, सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य का कैसा लाल दिखना? लाल रंग दिखाई देना, यानी रेड कलर ऑफ सन एट डॉन एंड डस्क, यानी सूर्यास्त और सूर्योदय के समय सूर्य का लाल लाल दिखना किसका है? लाल रंग दिखना प्रकाश का परिकीर्णन, स्केटिंग ऑफ लाइट के कारण ऐसा होता है। बादलों, कोहरों और धुएं का सफेद रंग किसके कारण होता है? प्रकाश के परिकीर्णन के कारण होता है। बादलों, कोहरे और धुएं, सफेद रंग किसके कारण होता है? प्रकाश के परिकीर्णन के कारण। व्हाइट कलर ऑफ क्लाउड्स, फॉग एंड स्मोक, प्रकाश का यहाँ पूर्णांतिक परावर्तन के बारे में बुक में क्या दिया है उसको थोड़ा पढ़ लेते हैं। इसमें दिया है जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से कहाँ जाते हैं? विरल माध्यम में प्रवेश करती है, यदि अपतन कोण क्रांतिक कोण 90 डिग्री से अधिक होगा। अभी पढ़े हैं तुरंत पूर्णांतिक परावर्तन के लिए कैसा चाहिए? सघन से विरल में चाहिए, जो बुक में भी दिया हुआ है। यदि अपतन कोण क्रांतिक कोण से अधिक होता है, ये भी चाहिए, जरूरी है। ऐसी स्थिति में प्रकाश किरणें उसी माध्यम अर्थात सघन माध्यम में वापस लौट आती है, यानी जो माध्यम में जाता है फिर उसी माध्यम में क्या आता है? सघन माध्यम में लौट आती है। इसे ही प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए प्रकाश की गति सघन से कैसा होना चाहिए? विरल माध्यम की ओर होनी चाहिए, एवं आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से क्या होना चाहिए? अधिक होना चाहिए। अभी पढ़े तो क्रांतिक कोण से मान अधिक होना चाहिए, समझे? आपतन कोण का मान किससे अधिक होना चाहिए? क्रांतिक कोण से अधिक होना चाहिए, तो ही आप पूर्ण आंतरिक परावर्तन होगा। पूर्ण आंतरिक परावर्तन का उदाहरण इसमें दिया हुआ, हीरे का चमकना, जो अभी तुरंत पढ़े हैं, डायमंड साइन। मरुभूमि में मिरिक मरीचिका भी पढ़े हैं, पूर्णांतिक परावर्तन का उदाहरण है। कांच का चटका हुआ भाग अधिक चमकीला दिखाई देना भी क्या है? पूर्णांतिक परावर्तन का उदाहरण है। जल में परिपथ नली यानी टेस्ट ट्यूब का अधिक चमकना भी क्या है? पूर्णांतिक परावर्तन कर रहा है। प्रकाश तंतु ऑप्टिकल फाइबर भी पढ़े हैं, क्या कहते हैं, ये पूर्णांतिक परावर्तन का उदाहरण है। अच्छा, प्रकाश के अभी तो पढ़े, फादर ऑफ ऑप्टिकल फाइबर कौन था? नरेंद्र कपानी। नरेंद्र कपानी है, भारतीय मूल के अमेरिकी वैज्ञानिक थे नरेंद्र कपानी, जिसको कहते हैं फादर ऑफ ऑप्टिकल फाइबर। चलिए दोस्तों, लास्ट में यही कहना चाहेंगे, सिर्फ मेहनत का बादल बनाओ, सिर्फ मेहनत का बादल बनाओ दोस्तों, सफलता की बारिश होनी तय। यानी कहने का मतलब ये है, सिर्फ मेहनत का बादल बनाओ, सफलता का बारिश होनी तय है। इसलिए दोस्तों आप मेहनत पर ध्यान दीजिए, सफलता की बारिश आपके कदम चुमेगी। दोस्तों आज क्या कहते हैं, इस क्लास में यहीं पर समाप्त करते हैं। इंतजार मत कीजिए, लास्ट में कहना चाहेंगे, इंतजार मत कीजिए सही समय का। सही समय कभी नहीं आता दोस्तों, सही समय लाना पड़ता है, इसलिए ध्यान रखिए। एक बात बोले थे ना जी बोलिए। मांझी, आप लोग देखे होंगे मांझी मूवी, उसमें कहता है कि आप भगवान के भरोसे नहीं बैठिए, बिल्कुल, क्या पता भगवान आपके भरोसे बैठे। बिल्कुल बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया, सही बात है। मांझी बोला ना, जब तक छोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। इसलिए आप रेगुलर रहिए, कंटिन्यू बनाइए, तो हमको लगता है जल्द सफलता मिलेगा। दोस्तों आज ये जो है आपको प्रकाशिकी चल रहा है, ऑप्टिक्स चल रहा है, ये पार्ट भी आज अपलोड हो जाएगा यूट्यूब पर, फिर पार्ट सी भी आएगा, फिर पार्ट डी भी आएगा इसको, क्योंकि जो है बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसलिए क्या कहते हैं आपको आज यहीं पर रोकते हैं। कल इसको पार्ट सी जो है प्रकाशिकी के बारे में बताया जाएगा। दोस्तों ऑल द बेस्ट, वीडियो देखें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें।